राम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु करके कहते हैं कि हमने बोल दिया, नहीं, शब्द नहीं जाते, भगवान शब्द नहीं समझता, ये कायनात शब्द नहीं समझते, वो भावनाएं समझते हैं, उसके पीछे भाव क्या है आपका, जो थॉट्स हैं जो आपके, उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी इस ब्रह्मांड में फैल जाती है। पसीनों लंबा खेलता है, पसीनों खुला हुआ है 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे, कभी बंद नहीं होता, तूफान आ जाए, अंधेरी आ जाए, पसीनों नहीं बंद होता। स्टॉक मार्केट को कितना सीरियस लेते हैं अमेरिकन, और किस टाइप का इन्वेस्टमेंट उनको अच्छा लगता है? अब एक भविष्यवाणी भी कर देते हैं हम कि आंखें बंद करके बिटकॉइन को ले लो, बस भूल जाओ लेके। जिस बात की आपको नॉलेज हो और आपको इमोशंस पे कंट्रोल हो, स्टॉक मार्केट में पैसा, इतना स्टॉक मार्केट में पैसा है आज की डेट में, इतना पैसा है कि आप जितना चाहो बना लो। लेकिन भाई साहब 90% लोग अमेरिका के डेफर्स हैं। अरे बाप जी, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लकीर के फकीर हैं। 5-10% लोग अमेरिका को चला रहे हैं। गोली ऐसे चलाते हैं, गोलियां एक तो वहाँ पे अमेरिका में है कि जब रिवॉल्वर से जाकर बंदूक ले लो, कौन सी मर्जी, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे यहाँ लाइसेंस होता है वहाँ ऐसे मिल जाएगा? यही तो अमेरिका में, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये राइट है कि हर बंदा अपने आप को आर्म कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वहाँ पे। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में मैंने बात किया जीएस पाजी से। जी हाँ, अमेरिकन जीएस पाजी। इस पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि मेरा भारत कितना महान है, यानी अमेरिकन भारत से कितना सब कुछ सीखना चाहते हैं। कद बड़ा है, हौसला बड़ा है, और सब कुछ पूछा है मैंने कि कितने पैसे होते हैं तो अमेरिकन उनको अमीर डिक्लेयर कर देते हैं। वहाँ की लव लाइफ, सेक्स लाइफ और एक दो चीजें और जो कानून व्यवस्था पे है। पॉडकास्ट में पता चला यार हर बंदों के पास वहां गन है, कोई किसी को भी ठोक देता है। भारत में तो ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी समझा अमेरिकन का भारत को लेके, वहां के लोगों को लेके। ये पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो आप एक थैंक यू जरूर लिखेंगे कमेंट में। कंप्लीट एंटरटेनिंग, कंप्लीट लर्निंग, सब कुछ है इसमें। आपकी एज 10 साल हो या आपकी एज 60 साल हो, सबके लिए पॉडकास्ट है। बहुत कुछ सीखने के लिए है कि अमेरिका से भारत को क्या सीखना चाहिए। कोई भी कंट्री ऐसी सुपर पावर नहीं बनती। इस पॉडकास्ट में आप ही जानेंगे। धन्यवाद। मैं हमेशा ये सोचता जिस दिन कोई मुझसे अमेरिकन मिलेगा मैं यही पूछूंगा कि सर क्यों बच्चों को बाहर निकाल देते हो आप सब? 12वीं के बाद बच्चे रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, पॉकेट मनी कर रहे हैं और उससे वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है चंदन जी आपका। जवाब सुनने के बाद आपका ये सवाल ऐसा नहीं रहेगा। जब 17 साल का बच्चा होता है उसे जिम्मेवारी का एहसास बहुत ज़रूरी है। हाँ। और जब उसके सिर के ऊपर कुछ पड़ेगी, जिम्मेवारियां पड़ेंगी, तो वो सीखेगा। और हिंदुस्तान में क्या है कि 18-19 साल का हो गया बच्चा तो बाप के पैसे को अपना पैसा समझता है। हाँ। उसकी जायदाद पे उसकी नज़र होती है। 2 भाई हैं, 20 किले ज़मीन है, ठीक है जी, 10 मेरे 10 उसके। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपके पास अपना क्या है। बच्चा 17 साल का ये सोचता कि मेरे पास क्या है, मेरा अपना सेल्फ वर्थ क्या है। तो उस चीज़ को पेरेंट्स एनकरेज करते हैं। जिस बच्चे को पता ना हो कि पैसे की वैल्यू क्या है, कैसे पैसा कमाते हैं, वो पैसे की कीमत क्या जानेगा फ्यूचर में। खर्च करते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त उसके डिसीजंस जो हैं बेस्ड ऑन व्हाट दैट किड हैज़ लर्नड, राइट। तो वहाँ पे जो 16-17, मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। 15 साल की थी, 15.5 साल की मेरी बेटी। तो उसको मैंने कहा बेटा, स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी, उसको मैंने कहा बेटा आप कोई जॉब वाब ढूंढ लो। तो वो लंबी कहानी है, चलो मैं छोटे से इतना बता दूं कि उसने जैसे मैंने कहा किया, जॉब ढूंढी। 15.5 साल की उम्र के बाद उसने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन करी सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज से, शादी करी। एक भी पैसा 15.5 साल के बाद उसने बच्ची ने मेरे से नहीं लिया। शादी भी कर लिया? शादी भी अपनी करी अपने पैसों से। हाँ, शादी हमारी मर्जी से हुई, हमारी रजामंदी से हुई, और लड़का उसने अपना पसंद किया था। और आप ये बताएं कि इंडिया में कितने बच्चे 15 साल की उम्र में पैसा कमाने के काबिल हो जाते हैं। अब मेरी बच्ची से आज आप जाके पूछो, कहती पापा सबसे ज़्यादा, मैं उससे अब कहता हूँ ना पैसे, कहती पापा जो आपने हमें दिया ना वो उसकी कीमत ही कोई नहीं है।
उस टाइम मेरे से नाराज हुई कि 15 साल की उम्र में मेरे को काम करने के लिए भेज दिया आपने। आज वो उस वक्त को याद करके कहती है पापा जो आपने हमें दिया, अपने दोस्तों को बताती है। तो ये घर से निकालने वाली बात नहीं होती। अब मेरी अगर बेटी जॉब करती थी, 17-18 की जब थी, तो घर में रहती थी, तो मेरे घर का खर्चा है, ठीक है। तो वहां पे एक बच्चे क्या करते हैं कि मैं फ्री में क्यों रहूं, मैं 18 का हट्टा कट्टा हो गया हूं, ओके, मैं क्यों ना अपने बाप का हाथ बटाऊं। तो वो कहता है पिताजी मैं आपके घर की ग्रोसरी का खर्चा दे देता हूं, मैं थोड़ा बहुत घर में कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है, उसे जिम्मेवारी का एहसास हो जाता है। बाप घर से नहीं निकालता, बच्चा खुद ही शर्मिंदा होता है 18 के बाद कि मैं जॉब कर रहा हूं और बाप के पैसे पे पल रहा हूं। यहाँ पे तो ऐसा एहसास ही नहीं होता, वो तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानता है। तो अब इसे यहाँ पे इस भ्रांति फैलाई जाती है कि घर से बाहर निकाल देते हैं। उनमें जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरी बच्ची 28 साल की उम्र में उसने 1 मिलियन का घर लॉस एंजल्स में लेके, हाँ जी, उसका अपना घर है और डेट फ्री है, अच्छी जॉब करती है, अच्छा पैसा कमाती है, कामयाब इंसान है वो। तो कैसे बनी? 15.5 की जॉब, मैंने घर से नहीं निकाला उसे, उसने अपना पैसा कमाया। तो इंडियन पेरेंट्स वहां पे भी, अमेरिका में भी अपने बच्चे को जॉब्स करवाते हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। जब आप वर्क कल्चर में जाओगे ना तो बहुत कुछ सीखोगे। माँ बाप से बच्चे सीखते नहीं हैं, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। बाहर जाएंगे तो वो सीखेंगे भी। और एक और भी अगर जैसे मान लीजिए भारत इसको अडॉप्ट करता है या पेरेंट्स को अडॉप्ट करते हैं कि 15 साल या 18 साल के में कि आप चलो बाहर जाओ, जैसे लोग पहले बोर्डिंग स्कूल में भेजते थे, तो इससे क्या है कि बच्चे ना जब स्ट्रगल करेंगे तो सीखेंगे। ये तितली जब अंडे से बाहर निकलती है तो जितना स्ट्रगल करती है उतने उसके पंख मजबूत होते हैं। स्ट्रगल ही नहीं होगा तो पंख क्यों? बिल्कुल सही। मैं तो इंडियन मतलब पेरेंट्स थे, तो आपको कितना समय लग गया वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने में, क्योंकि आपके लिए इतना ईजी नहीं रहा होगा? मैं इसका जवाब देता हूँ। पिछली वाली बात पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अब हमारे बच्चे बहुत से कनाडा में जा रहे हैं, 10वीं पास करके कनाडा में चले जाते हैं। उनके पास स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने अपने बर्तन भी उठा के कहीं किचन में नहीं रखे होते अपने खाने के बाद। तो वो ऐसे फेल होते हैं वहाँ जाके, उनको एकदम से जिम्मेवारी सिर पे पड़ जाती है और वो फिर ड्रग्स की तरफ, डिप्रेशन की तरफ फेल होते हैं। बहुत आपको शायद नंबर्स पता ना हो, टोरंटो साइड पे लोग टेंटों में रहते हैं, जंगलों में बच्चे रह रहे हैं, सैकड़ों ड्रग्स पे रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो इंडिया के? हाँ जी, इंडिया के बच्चे, पंजाब के ज्यादातर, हरियाणा पंजाब के, वहां पे जाते हैं। वहां पे उनको जिम्मेवारी उन्होंने कभी यहाँ देखी नहीं। माँ बाप ने 10वीं करी, वहां भेज दिया। वहां पे जैसे कि फर्स्ट क्लास गाड़ी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। वहां पे स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल क्या होता है? खुद अपना काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो हर बंदे नौकर को आवाज लगाई, ये कर दो भाई, ये कर दो जी। वहां पे जाके खुद काम करना पड़ता है। जब तब उनको महसूस होता है कि हम तो किसी काम के नहीं, हम तो नकारा हैं। उनको महसूस होता है, माँ बाप को दिल में गालियां देते होंगे, हमने माँ बाप ने सिखाया ही कुछ नहीं। ठीक है ना जी। तो इस तरह से उस जो पहले हमारी बात हो रही थी उस बारे में, ये इंडिया में चेंज आना चाहिए, पॉजिटिव चेंज, के माँ बाप बच्चे को जॉब करवानी है अगर 17-18 साल में स्कूल के साथ साथ, तो उसे कोई शर्म वाली बात नहीं। पैसे के लिए नहीं करते वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओबामा के अपने बच्चे, प्रेसिडेंट था ओबामा, उसकी अपनी बच्ची जॉब करती थी, उसको क्या जरूरत थी जॉब करने की? नहीं। ठीक है ना। तो ये क्लिंटन की अपनी बेटी जॉब करती थी। अब प्रेसिडेंट होने के बाद ओबामा कॉलेज में टीचिंग करता है, क्लासेस लेता है, तो क्या जरूरत है उसको? तो ये जो चीजें होती है ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कई चीजें होती हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के लिए। अब आपके दूसरा सवाल के कल्चरल, देखो जी, कल्चर तो बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना जी, कल्चर का बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से बेंगलोर चले जाएं, अगर आप यूपी से हो, बेंगलोर चले जाएं, वहाँ पे ही आपको अलग कल्चर, अलग खाना, अलग सब कुछ। तो ये तो 7 समुंदर पार है, कंप्लीटली डिफरेंट। सोच का फर्क, सोच का कंप्लीटली फर्क। ओके। पॉजिटिव बातें भी बहुत है वहाँ पे और हमारी भी पॉजिटिव बातें बहुत है। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को कहता था कि यहाँ की पॉजिटिव जो चीज़ें ना अपने अंदर ख़त्म ना होने दो, वहाँ की पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट कर लो, दोनों को मिला के आप छा जाओगे। और ऐसा ही हुआ। हमने अपना इंडियनपन नहीं छोड़ा। बेसिक जो इंडिया की वैल्यूज़ हैं उनको रखो। जैसे घर में कुक करना, बाहर खाना खाओगे $100 का, घर में $5 का वही खाना खाओगे, साफ सुथरा खाओगे। अच्छा। राइट। तो ये चीज़ें हमारी कल्चर में हैं और हमारे इंडिया के लोग इतने कामयाब, वहाँ पे इतने कामयाब होते हैं, उनके बच्चे भी
खुद भी जीरो से हीरो बन जाते हैं। मैं $2000 लेके यहाँ से गया था 24 साल पहले। किस सन में? 24 साल पहले 2000 सन में। ओके जी, 2000 सन में मैं वहाँ पे $2000 लेके गया था। वो $2000 भी मैंने कभी नहीं खर्चे, वो मैंने वापस भेज दिए थे कुछ देर के बाद। 48 घंटे में मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। आप प्रॉपर गए थे या डंकी? नहीं, मैं प्रॉपर लॉस एंजल्स में उतरा था। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे मैं 48 घंटे के बाद काम कर रहा था। हाँ। वहाँ पे पहुँचने के 48 घंटे के बाद मैं काम कर रहा था और तभी 9/11 हुआ। ओह जी, तो मैं टर्बन पहनता था, मेरी दाढ़ी थी। तो रात को मेरी जॉब होती थी, गैस स्टेशन पे मैं काम करता था। क्या वहाँ पे काम था मैंने गैस स्टेशन पे कैशियर का काम होता है। अच्छा, कैशियर का, हाँ जी। ठीक है। तो और पढ़ाई क्या किया था आपने? 7-11 जी, मैं यहाँ पे BSc की थी। अच्छा। यहाँ पे मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। ओके। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता था उस जमाने में। हाँ। तो मेरा भविष्य कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था यहाँ पे, और उमंगाएं बहुत थी। सो आप तो पाजी हो, पाजी लोग लंदन जाते हैं ज्यादातर, तो आप अमेरिका क्यों? डेस्टिनेशन अमेरिका का ही था ओके टॉप दिमाग में। पहले मैं इंग्लैंड भी गया था, ओके। हाँ, लेकिन अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए मैं इंग्लैंड चक्कर लगा के आया था। लोगों ने कहा था बेवकूफ़ है तू, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, 8-9 हज़ार तनख्वाह लेता है, तू इंग्लैंड घूम रहा है, यूरोप का चक्कर लगा के आया। लेकिन वो मेरा इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अमेरिका जाना था। बचपन से ही मैंने अमेरिका के बारे में सोच रखा था कि मैंने अमेरिका में वहाँ पे जाके सिटीज़न बनना है और वहाँ कैसी लाइफ बितानी है। और वहाँ जाते ही आपको एक मैं और बात बता दूँ, एक बुक मैंने पढ़ी, ओके, द सीक्रेट, रॉन्डे बर्न्स की एक बुक है, ऑस्ट्रेलियन ऑथर हाँ है। बहुत फेमस है सर वो। जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बुक जो है ना जी, हाँ। तो ये बुक मेरी जिंदगी, द सीक्रेट, ये बुक जो पढ़ के इसको समझ जाए और इसको अपना ले, इसने मेरी जिंदगी बदली। अब कैसे बदली? इसमें ये कहता है कि जो भी आप इमेजिन करो, जो भी आप पॉजिटिवली अपने दिमाग में सोचो, तो इस पूरी कायनात आपकी, आपका वो सपना जो आप ले रहे हो, उस सपने को पूरा करने के लिए इमीडिएटली काम पे लग जाता है। उसका काम ही यही है इस यूनिवर्स का। उसको आप भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, जो भी आप नाम दो उसका, मैं उसको यूनिवर्स कहता हूँ। और वो यूनिवर्स का काम ही यही है कि आपके सपने को पूरा करना। आपका विश्वास उसमें होना चाहिए। आप, इस बुक को मैंने पढ़ा, इसमें समझा कि कैसे कैसे, फिर मुझे आया समझ कि यार ये जो बातें बता रहा है ये तो मैं करता आ रहा हूँ पहले से ही। मैं यहाँ पे बचपन में से ही मूवीज देखता था, अमेरिका की मूवीज देखता था, तो मेरे दिमाग में था मैं कैसे अमेरिका जाना है। अच्छा, शुरू से था, शुरू से ही मैनिफेस्ट कर रहे थे मैंने आप? जाना ही अमेरिका है, अमेरिका में ही सेट होना है मुझे। और एक बात आज शादी आपको, यहाँ करनी है अमेरिका में करनी है, ये भी सोचते थे आप? नहीं, शादी के बारे में नहीं अच्छा, सोचा कि ठीक। वहाँ वो मैनिफेस्ट नहीं किया था। ओके। हाँ। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने जब 20 साल के लगभग था मैं, तो पंजाबी हैं, दारू दूरू पीने शुरू कर देते हैं हम उसी वक्त में ही। तो उस वक्त मैंने एक, हमारे दिमाग में ना कि अमेरिका, यूरोप ठंडे मुल्क है, वहाँ पे बर्फ पड़ी होती है। हमारे दिमाग में जब भी आता है अमेरिका का ख्याल तो बर्फ पड़ी हुई है। तो स्नो को हम यहाँ पे स्नो देखने के लिए मंसूरी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं कि स्नो देखेंगे। स्नो हमारे लिए एक, अब पता चला कि स्नो बीमारी होती है, कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अब स्नो रोज देखते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आता था कि कभी मेरा ये घर होगा, पिक्चर बनाई थी दिमाग में। अच्छा। ये घर होगा और ये स्नो होगी, और मैं अपनी विस्की में वो स्नो जो पड़ी होगी ना, उसमें से उठा के स्नो अपने विस्की के गिलास में डाल के मैं पीऊंगा एक दिन। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? जी। और अब आपको बताऊं, मैं कैलिफोर्निया में रहा, 20 साल वहां रहा, तो मेरी वहां पे बर्फ ही नहीं पड़ती हमारे जहां हम रहते हैं। तो मौसम इंडिया जैसा ही है, कैलिफोर्निया का मौसम। तो भगवान ने देखो कैसे वो चीजें पूरी करनी। मैं तो भूल गया उस बात को कि बर्फ गिलास में डाल के विस्की में पीनी है। मैं 56 साल की उम्र में जॉब छोड़ी, रिटायर हुआ, कसिनो की जॉब छोड़ी और इधर आ गया न्यूयॉर्क स्टेट में। न्यूयॉर्क स्टेट में आया, यहाँ पे ठंडे इलाके में फार्म हाउस लिया मैंने। यही था कि ऐसा ही फार्म हाउस होगा मेरा, रिटायर होऊंगा, वहाँ पे बर्फ, जो स्नोफॉल वाली बर्फ डाल के विस्की में पीऊंगा। भाई साहब, आप मानेंगे नहीं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं इस बात को याद करके। मेरा सन इन लॉ दारू का वो भी शौकीन है, तो वो और मैं एक दिन रात को अंदर बैठे पी रहे अपने घर में, तो अचानक बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। तो मैं बाहर गया, 3-3, 4-4 फुट स्नो थी, बड़ी रुई की तरह, फ्रेश प्योर स्नो। मैंने वहाँ से उसके गिलास में डाली, अपने गिलास में डाली, और मुझे याद आ गया, ओ माय गॉड,
मैं तो कई साल पहले ये सपना देख चुका हूँ जो हो रहा है। हाँ। भगवान नहीं भूला, मैं भूल गया उस बात को, कायनात नहीं भूली। तो वो ऐसे जो आप, ये सीक्रेट बुक है, जो भी आप सोचते हो वो सामने आता है। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा इस बारे में, सीक्रेट बुक के बारे में। मैं लगभग 42 साल का था जब पहला घर मैंने लिया वहां पे। तो जब मैंने वो घर लिया 2008 में लिया था, तो 45 इयर्स का था। हमने कई घर देखे, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। एक घर हमने देखा, मैं और मेरी वाइफ थी, एक घर देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो घर देख के मैंने इसकी तरफ देखा, इसने मेरी तरफ, मैंने कहा यार यही तो घर ढूंढ रहे थे हम। बचपन से मैं यही घर ढूंढ रहा हूं, सपने में यही था। यस, उसकी बिल्कुल मेरे दिमाग में पिक्चर थी। उसको देखते ही मैंने कहा यार यही तो घर है। हमने जो रियल एस्टेट का एजेंट था उसे कहा यही घर लेना है, हमने वही लिया। उस घर में हम मूव हुए, 15 साल में उस घर में रहा। बहुत खूबसूरत घर हमारा। अरे यार ऐसे ये बुक पे विश्वास हो कैसे ना हो, उस कायनात पे, उस भगवान पे क्यों ना विश्वास हो। जो आप सोचते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो, इस तरह से प्रत्यक्ष रूप के आपके सामने सच होकर सामने आ जाता है, तो आप हैरान हो जाते हो कि ऐसा भी होता है। इसीलिए मैं अब इस चीज को साथ लेते हुए इंडिया में आया हूं। मैं कुछ महीने पहले अनुराग जी की वीडियोस देखी, अनुराग ऋषि जी की, और उनकी वीडियोस देख के मुझे, आपके साथ एक वीडियो थी उनकी, वो मैंने देखी, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। तभी दो चीज़ें सामने आई मेरे दिल में। एक तो आई कि मैं अनुराग ऋषि को फॉलो करने लगा, और मुझे लगा कि इस बंदे से मुझे मिलना चाहिए। इस बंदे की बात में दम है, उसने मेरे लाइफ में एक चेंज लाया। वो मैं किसी टाइम और बताऊंगा आपको कैसे उन्होंने चेंज मेरी ज़िंदगी में लाए। दूसरा आपको मैं आज बताऊं कि जब आपकी और उनकी बात हो रही थी, मेरी वाइफ हमेशा कहती थी यार आपको स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज है, आप अपना ज्ञान यूट्यूब के जरिए दुनिया के सामने रखो, बताओ। तो मैंने कहा यार मेरे को तो यूट्यूब पे वीडियो बना लूंगा, वीडियो एडिटिंग ये वो मुझे तो आती नहीं है, आप इस उम्र में सीखूंगा नहीं। तो जब मैं आपकी वीडियो देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि चंदन मिश्रा जी कितने प्यार से सवाल पूछ रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं। काश कभी ऐसा मौका आ जाए कि मैं उनके सामने बैठ के उनके साथ बातचीत करूं। भाई साहब 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने में अब आपके सामने बैठा हूं मैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं। भाई साहब ये मैनिफेस्टेशन थी, मेरी पत्नी इसकी गवाह है। मैंने उसे बोला कि मैंने सपना लिया, जैसे सोचता दिमाग में विजुअलाइजेशन, चंदन जी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। क्या बात है, वही हुआ है, आज हम आमने सामने बैठे हैं। ये मैनिफेस्टेशन ही थी, भगवान ने ऐसे 2 महीने में पूरा किया। और जो अनुराग जी को मैं वहाँ पे मिला, उनसे जो उस प्रोग्राम में जो उनका नो दाई सेल्फ है, उसमें मुझे अपना पता चला कि मैं क्या हूँ और मेरा ज़िंदगी का, आने वाली ज़िंदगी का पर्पस क्या है। ये मुझे वहाँ पता चला कि मैं बाकी, क्योंकि मैं अब रिटायर हो गया, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, हफ्ते में 2 दिन गोल्फ खेलता हूँ, 3 दिन मैं टेनिस खेलता हूँ, लॉन टेनिस खेलता हूँ, और क्योंकि फिर भी काफ़ी वक्त बच जाता है, आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखने के बाद भी वक्त बच जाता है। तो सोचता पर्पस क्या है लाइफ का। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पर्पस मिला। पर्पस ये मिला कि हिंदुस्तान, बहुत ही डिफरेंट हिंदुस्तान देखा इस विजिट पे मैंने। क्या बात है। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे अच्छे लोगों से वहाँ पे मिला मैं बॉम्बे में, उनका जो लोनावाला में प्रोग्राम हुआ, उन्हों में गए, और वहाँ मैं उनके प्रोग्राम में गया। एकदम मैंने डिसाइड किया कि मैंने उनके प्रोग्राम में जाना है, टिकट बुक। अभी मैं जून में इंडिया से वापस गया था, 2 महीने रह के गया था। तो मेरी वाइफ भी बोली, इस बच्चे बोले यार अभी आप तो आए हो इंडिया से, अभी जा रहे हो? मैंने कहा मुझे ज़रूरी जाना है, मुझे बस वहाँ से कॉल आई है कि वहाँ जाना है। मैं वहाँ गया और मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। मेरी वाइफ भी डाउटफुल थी कि यार क्या, कहाँ जा रहे हो, कहीं किसी बाबे बुब्बे के चक्कर में तो नहीं आप पढ़ने जा रहे? आजकल ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है यहाँ। तो कहीं पापा आप, मेरी बेटी कहती कहीं आप बाबे बुब्बे के किसी चक्कर में ना वहाँ पड़ जाना, बहुत बाबे बुब्बे है। मैं कह रहा ऐसा नहीं है, मैं सोच के जा रहा हूँ। उस जगह पे गया, वहाँ पे 50-60 अच्छी रूहों से मुलाकात हुई। उनमें आपकी धर्मपत्नी, क्या बात है, पूजा जी से मुलाकात हुई। इतने अच्छे लोग, मेरा नज़रिया इंडिया के बारे में एकदम से चेंज हुआ। इतने एंटरप्रेन्योर्स, इतने अपकमिंग पीपल, इतने अच्छे लोग, इतने हम्बल, यस, सपोर्टिव। हाँ, हम पढ़ते हैं न्यूज़ में इंडिया में ऐसा, इंडिया में वैसा, इंडिया में, अरे यार वो न्यूज़ के लिए ही है बस, न्यूज़ तो नेगेटिव होते ही हैं।
असली इंडिया को देखो, पहचानो, मिलो उन लोगों से। हर बंदा वहाँ पे रोया, हर बंदा वहाँ पे इमोशनल हुआ, एक दूसरे से रिश्ते जुड़े। अब मेरे वो बाकी की ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बन गया, बाकी की सारी ज़िंदगी के लिए वो मेरे क्या बात है। दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ऐसा इंडिया में ही हो सकता है भैया, कहीं और नहीं हो सकता। अगर आप प्योर हो, दिल से बात करते हो, तो इंडिया में भी इस तरह के लोग हैं। तो सेम वेवलेंथ जो ये बुक बताती है कि आप ना मैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं आप। ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो इंसान है, वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, जब थॉट्स है आपके, शब्द नहीं, थॉट्स, इसको डिफरेंस को समझना पड़ेगा। हम लोग राम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु करके कहते हैं कि हमने बोल दिया, नहीं, शब्द नहीं जाते, भगवान शब्द नहीं समझता, ये कायनात शब्द नहीं समझते, वो भावनाएं समझते हैं। उसके पीछे भाव क्या है आपका, जो थॉट्स हैं जो आपके, उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। वो फ्रिक्वेंसी इस ब्रह्मांड में फैल जाती है, वो अपने तरह की फ्रिक्वेंसी को ढूंढती है। जब उन दोनों का आपस में मेल हो जाए, उस दोनों फ्रिक्वेंसीज का, वो फिर उनका काम है अपने सोर्स के पास वापस आना। उन्होंने जहां से वो फ्रिक्वेंसी निकली है, वो मैग्नेटिक किरण जो यहाँ से निकली है, मिल के ला के उन्होंने मेरे को उस तरह के बंदों से मिलाना है। अब 15 दिन 20 दिन पहले मैं उन लोगों को जानता नहीं था, जो मेरी ज़िंदगी के अटूट हिस्सा बन चुके हैं। 15-20 दिनों में ऐसा होता है क्या? नहीं। ये हुआ क्यों कि मैं आया ही इस पर्पज से था कि मुझे अच्छी रूहों से मिलना है। मेरी ज़िंदगी में कुछ और अच्छे लोग चाहिए मुझे, जो मेरी बाकी की जिंदगी और पर्पस ऑफ लाइफ चाहिए, जो बाकी की ज़िंदगी जीने में मुझे मदद करें, प्रसन्नता दें। बहुत ज़िंदगी मैंने किया, मेरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है ना, बहुत तरह तरह की दुनिया देखी है, लोग देखे हैं, जॉब्स करी हैं, गैम्बलिंग से शुरू हुआ। हाँ, बता रहे थे कि जुआ से जी, मैं इंडिया में था तब से, कॉलेज के वक्त से ही जुए की लत तो नहीं कह सकते, लेकिन रूटीन में हम जुआ खेलते थे। अच्छा, वहाँ कसिनो बहुत फेमस है। हाँ जी, तो वहाँ भी देखो, अब मैं जुआ खेलता था यहाँ पे, अमेरिका में गया, यहाँ पे तो पुलिस पकड़ लेती थी जब भी खेलने जाओ। 1-2 बार पुलिस ने पकड़ के धर लिया हमें। तो वहाँ पे गए तो मैंने देखा यार कसिनो है, वहाँ पे तो जुआ खुले काम खेलो, कोई टोकने वोकने वाला नहीं, बल्कि वेलकम करते, आओ जी आओ जी आओ। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया जगह यार। मैं जुआ खेलने लग गया, खेलता तो था ही, खेलते खेलते जॉब छोटी मोटी करता था, जितना जुए में तो कौन जीता है, कोई जीता है? जो कहता मैं जुए में जीता हूँ 10 साल 20 साल के बाद, वो झूठ बोलता है। तो क्या ये स्क्रिप्टेड होता है पूरा? हाँ जी, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं बताऊँ मैं जुए उसमें कसिनो की जॉब में कैसे आया। तो मैं ब्लैक जैक खेलता था, तो टेबल पे एक पचंगा है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे पचंगा कसिनो है, बहुत बड़ा कसिनो है। तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम अभी मैं बताऊँ, अप्रैल नाम था उसका लड़की का। मैं उसके टेबल पे खेल रहा था, ब्लैक जैक खेलते वक्त मैं 5-5 7-7 रुपये टिप देते, आप $100 जीतते हो, $5 दे दिए। तो मैंने उस लड़की को कहा, मैं कहा अप्रैल आप तो यार, मैं $150 तो मैंने दे दिए, 150 इसने दिए हैं, आप तो $200-250 आपने आधे घंटे में बना लिए, तो आप तो अच्छे पैसे बना के जाती होगी। अच्छा। वो कहती हाँ हम अच्छा पैसा बनाते हैं। मैं कहा फिर डीलर कैसे बनते हैं? कार्ड्स डीलर होते हैं ना, तो डीलर कैसे बनते हैं? वो कहती स्कूल जाना पड़ता है। मैं कहाँ स्कूल है, मैं अभी सेटल नहीं था, शुरू 2 साल हुए थे मैं गए। उसकी प्रॉपर स्कूलिंग है, ट्रेनिंग है। ओके। कसिनो के जो गेम्स हैं सारी आपको समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, स्कूल होते हैं वहाँ पे, आप लर्न करो। ठीक है। तो कहती स्कूल है वहाँ पे आपको। मैं कहाँ? कहती ये सामने, उसने बताया मुझे स्कूल है। तो मैंने उसके बाद कार उठाई और मैं सीधा वहाँ चला गया। तो स्कूल में मिस्टर रॉन थे वहाँ पे बैठे हुए, तो वहाँ पे लोग सीख रहे थे, अलग अलग टेबल लगे। तो मैंने कहा यार मैंने ये कसिनो का जॉब लेनी है, तो ये सीखना है, डीलर बनना है। वो कहते आपको मैथ आता है? तो मैं कहा मैं इंडियन हूँ। इतना काफ़ी था उसके लिए, इंडियंस मैथ्स के लिए मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो उसने कहा जी ठीक है, आप 3 महीने लगेंगे आपको सारा सीखने में, तो हम सिखा देंगे आपको, तो कोई बात नहीं, आप $1500 लगेंगे, 500 करके 3 महीने में दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं अभी सारे दूँ? कहता जी फिर 1200 दे दो। मैंने क्रेडिट कार्ड अपना पकड़ाया, मैंने कहा $1200 चार्ज करो। तो कहता कब से आएंगे आप? मैं कहा कब से नहीं, आ गया मैं तो, बैठा हूँ आपके यहाँ, अभी से शुरू करो। उस 1 महीने के अंदर मैंने वो 3 महीने का काम 1 महीने में सीखा, कसिनो में जॉब ली, उसके बाद मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। ऐसी बढ़िया जॉब कसिनो की। अब आपके सवाल का जवाब जो आपने पूछा कि कसिनो में सेटअप होता है या ऐसा होता है, एक सेंटेंस पहले कह दूं, कसिनो जैसी ईमानदार जगह दुनिया में और शायद ही कोई हो। ओके जी, हर चीज वहां पे ईमानदारी से होती है। उनको जरूरत क्या पड़ी चीट करने की? ऑड्स उनकी फेवर में है, ऑड्स उनकी फेवर में है, तो वो हार ही नहीं सकते। उनको क्या जरूरत है?
मशीन स्लॉट मशीन्स होती हैं, $100 डालोगे उसने 80 देने हैं आपको। ये अलग बात है कि $100 10 आदमियों ने डाले, 1000 हो गए, आपने 5 डाले, आपका 1000 निकला है, आप कहते हो मेरे तो 5 के 1000 बन गए। वो आपकी तकदीर है, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। हर गेम में उनके एडवांटेजेस हैं, आप किसी गेम का नाम लीजिए, हर गेम में उनके ऑड्स उनकी फेवर में है। ओके जी, जैसे ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो वहां पे भी तो ऐसा ही है ना, जो ऑप्शंस खेलते हैं ऑड्स ही उनके खिलाफ है, वो कभी कैसे जीतेंगे? कोई बंदा कहे मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं 20 साल से और मैं कमा रहा हूं, झूठ है। डे ट्रेडिंग कर रहा हूं 20 साल से, कमा रहा हूं, झूठ है। होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमने तो सब चीजों के निचोड़ निकाल रखे हैं भैया। गैम्बलिंग से कोई जीत नहीं सकता लंबे तौर पे। एक बार जीत सकता है, कसिनो में गए एक बार आपने $10,000 जीते, $20,000 जीते, जीत मैं मानता हूं। 2 बार गए फिर भी जीते, 3 बार गए जीते। आपको मैं 10 साल से जा रहा हूं और जीता हूं तो आप झूठ हो, ठीक है। तो कसिनो में किसी तरह की बेईमानी नहीं, उनका एडवांटेजेस होते हैं। जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप और मैं अगर हेड एंड टेल खेलें, हेड एंड टेल 50-50 है, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। मैं आपको ये कहूं कि भैया आप जीते हेड टेल में तो मैं आपको ₹100 दूंगा, अगर मैं जीता आप मुझे ₹110 देंगे। चलो खेलते हैं। आप तैयार हो जाते हो, आप लगातार 5 बार हो सकता है जीत जाओ, ठीक है। आपने 100 500 ले लिए। उसके बाद मैं 1000 बार अगर आप आपस में खेलते हैं, 1000 बार क्या होगा? 500 बार आप जीतेंगे, 500 बार मैं। ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज, हाँ। यस, 50-50 है ना जी चांस। लंबे तौर पे लॉ ऑफ एवरेज जो है अपना 50-50 पे आता है लंबे तौर पे। हाँ, 10 बार फेंको हो सकता है 8 बार एक आ जाए, हेड आ जाए और 2 बार। लेकिन अगर लंबे तौर पे आप खेलते हो, कसिनो लंबा खेलता है, कसिनो खुला हुआ है 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे, कभी बंद नहीं होता। तूफान आ जाए, अंधेरी आ जाए, कसिनो नहीं बंद होता। तो आप 1000 हाथ खेलते हो, 1000 के बाद 500 बार आप जीते, 500 बार मैं जीता। अब कैलकुलेट कर लीजिए, आप हारे के मैं हरा। क्यों? जब भी आप जीते आपने 100 लिए मुझसे, जब भी मैं जीता 500 बार तो मैंने आपसे 110 लिए। हाँ। तो 10% का मेरे को एडवांटेज हो गया। तो आप कैसे मुझसे जीत सकते हो? किसी तरह भी नहीं जीत। तो ऑड्स उनकी फेवर में है। रूलेट खेलते हैं लोग, रूलेट में 35 गुना देते हैं, 38 घर होते हैं। 35 गुना देते हैं, एक नंबर लग जाए, लेकिन 38 घर है तो 38 ऑड्स उनकी फेवर में है। हाँ। तो वो कैसे हारेंगे? गुना भी गया तो क्या गया? 35 गुना भी दिया तो उनको तो 38 मिल रहे हैं, ठीक है ना। लोग ये समझते नहीं है, लोग ये समझते हैं कि यार मैं लगाऊंगा, मेरी किस्मत, ऑड्स को मैं बीट कर दूंगा। आप ये सोचते हो कि मैं हेड टेल खेलता हूं जीएस पाजी के साथ और मैं ना इसको जीत के दिखाऊंगा। ओ भैया, हिस्ट्री कहती है जीत नहीं सकते आप, हिसाब कहता है, मैथ कहता है। मैथ को तो नहीं झुटला सकते आप ना मैं। तो कसिनो का ये सिस्टम है कि कोई भी सेटअप नहीं होता, उनको जरूरत नहीं सेटअप करने की। कोई कसिनो आज तक बंद हुआ नहीं हुआ। कोई प्लेयर कहे कि मैं कसिनो से ये कोठी बना ली, मैंने घर बना लिया, मैंने कुछ कर लिया। लोग सोचते हैं, अब मेरे कसिनो की बात बताऊं, मैं गोवा में गया तो वहां पे, अच्छा, गोवा में कसिनो खूब खेलते हैं लोग? जी हाँ, गोवा में मैं पहली बार कसिनो देखा। तो मेरा एक जानने वाला था, हमारे यहाँ पे जो लोग जिनके ग्रुप के साथ हम जुआ खेलते थे, उनमें से एक सज्जन आजकल वहाँ पे गोवा में सेटल हैं। तो गोवा में वो मेरे बड़े शौक से ले गए कसिनो में कि भाई साहब आप आओ, कसिनो में जॉब करते थे आप, इतनी कसिनो की नॉलेज, आप हमें भी कसिनो दिखाते हैं। जाते ही सलूट पड़े उसको, और हर तरह की दारू, ये लाओ वो लाओ, भाई साहब के लिए उस तरह फिश लाओ, ये लाओ, जो लाओ, बड़ी इज्जत हुई। अरे भैया बड़े खुश हो रहे थे कि देखो ये इम्प्रेस हो रहे होंगे भाजी। तो मैं दिल में सोच रहा था, हंस रहा था। मैंने कहा जो कसिनो आपको सल्यूट करता है, समझ लो आपके बुरे दिन है। क्योंकि आप तो कर चुके हो। अरे भैया किसको सल्यूट करोगे आप? आपका क्लाइंट है, बहुत सारा बिजनेस देता है, जब आता है आप कुर्सी से खड़े हो, कहते आओ भाई साहब बैठो। तो भाई कसिनो आपको शराब पिला रहा है, फ्री में खिला रहा है, किस लिए खिला रहा है? क्योंकि आप उनकी सामी हो। पंजाबी में एक लफ्ज होता है सामी, उनकी सामी हो आप। तो वो उसकी जितनी इज्जत मैंने देखी ना, तो मैंने अंदाजा लगा लिया इस बात से कि इतनी इस बंदे की इज्जत है, इसका मतलब काम हो चुका। दिखाओ जो मर्जी आप, मैं ये कोई कसिनो को नहीं बीट कर सकता भैया। तो ये है जुए की स्टोरी। तो मैं इसका आदी था। जुए की जॉब लगी मेरी, कसिनो की जॉब लगी। वहां पे मुझे एक बंदा, लुइस मेरा सुपरवाइजर था शुरू में, उसने एक बात कही, कहता सिंह साहब जुआ खेलते हो? मैंने कहा हाँ। कहता फिर कुछ नहीं बनेगा आपका। अच्छा। हाँ। कहता अगर आप जुआ छोड़ दो ना, ये जो जॉब आप कर रहे हो,
आप मिलियनेयर बन जाओगे। उसके पास अपना खुद का एरोप्लेन था, फ्लोर सुपरवाइजर था, वो छोटी सी कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं होती, लेकिन वो पहले डीलर बहुत पैसा बनाते हैं कसिनो में, क्योंकि टिप का जो कल्चर है ना अमेरिका में, इतना जबरदस्त कल्चर है, दुनिया में सबसे नंबर 1 कल्चर टिप का अमेरिका में है, हर जगह, पूरे अमेरिका में टिप का कल्चर, हर जगह टिप तो एक ऐसी है कि आप समझ लो कि जरूर लोग बहुत दिलेर हैं, टिप देने में बहुत दिलेर, वो एक तरह से ऐसे समझते हैं कि उनका फर्ज है। जैसे हमारे यहाँ कई चीज़ों का ट्रेडिशन है, कोई मिले नमस्ते करनी है, तो वहाँ पे टिप एक कल्चर है, और दुनिया में कहीं और ऐसा कल्चर मैंने देखा, बहुत देश घूमा मैं। टिप एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, वेटर्स लगा लो आप, ये डीलर्स लगा लो, जितने भी लोग हैं टिप्स। मिनिमम वेज पे, हम जो कसिनो में जॉब करता था मैं, $7 घंटा मिनिमम वेज, तो $7 घंटा तो हमारी उससे ज्यादा टैक्स जाता था, हमारा इनकम टैक्स। बाकी टिप्स से पैसे बनते हैं, और टिप्स भी ऐसे देखो, कैश किसी को देना हो ना टिप, तो आप सोचोगे यार नोट दे रहा हूँ, वो चिप्स होते हैं कसिनो में, ओके चिप्स होते हैं, तो चिप्स वो पता नहीं होता, शराब शुरू पी रखी होती है। मैंने खुद देखा, एक प्लेयर खेल रहा था, उसने वेटर को विस्की का ऑर्डर दिया, वेटर लाई, तो उसने उसको ना सिक्का फेंक दिया, ये तेरे लिए, इतने ढेर पड़े हुए थे उसके आगे, उसने फेंक दिया, उसको मालूम ही नहीं, वो $500 का था। भैया $10 की ड्रिंक है, $10 की, $500 की उसने टिप दे दी, उसको पता ही नहीं क्या कलर है उसका, वो इतने ढेर पड़ा होता है आगे, लाखों डॉलर पड़े होते हैं, उठा के दे दिया। वैसे उसको बाहर कहीं मिल जाओ, बाहर वो पेट्रोल डलवाने के लिए या कहीं पे किसी दुकान पे जाएगा ना, वो $10 की चीज को 12 की मांगे तो क्या नहीं है, 10 की है ये, 12 की क्यों दे रहा तुमने, वहां पे $500 देते हुए 1 मिनट लगता है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरियां कसिनो की, इंटरेस्टिंग स्टोरियां, खैर वो तो हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाएगा तो बातें खत्म नहीं होंगी। तो दारू महंगी है वहां, सस्ती है इंडिया से? दारू सस्ती है। क्यों सर? इसका कारण, मैं दारू इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया मैंने, अच्छा, तो क्या वहाँ कंज्यूम ज्यादा करते हैं इसलिए सस्ती है? आई डोंट नो क्यों सस्ती है, मेरे का टैक्स टुक्स कम होंगे। कैलिफोर्निया में सस्ती है, न्यूयॉर्क में महंगी है। अच्छा, तो एक बात और मिश्रा जी, अब हमसे ना पूछिए, हम वो उसको बाय बाय कह चुके। अच्छा ठीक है, जितनी बर्फ स्नो वाली डालनी थी ग्लास में डाल दी। तो नया चैप्टर कसिनो की जॉब जो आपने किया है, क्या उसको भी मैनिफेस्ट किया था आपने, कैसी जॉब करूंगा, या वो बाय चांस मिल गया? उसे मैनिफेस्ट नहीं किया था मैंने, ईमानदारी से बताऊं आपको, मैनिफेस्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी अमेरिका में, मैं अच्छा सेटल होऊंगा, ये मुझे गारंटी थी। कौन सा रास्ता मिलेगा, मैंने बहुत सारी ट्राई करे, तो ये अचानक से, क्योंकि मैं, जिसमें पैशन होता है ना आपका, अगर आपका पैशन है, जैसे हम बच्चे को कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, उसका पैशन क्रिकेटर बनने का, तो भाई बनने दो उसको, कोहली बनने दो, तो पैशन फॉलो करो। तो मेरा पैशन था गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग में ही बना। उसके बाद फिर जब कसिनो की जॉब छोड़ने के बाद स्टॉक मार्केट में, वो भी एक तरह से गैम्बलिंग ही होती है, लेकिन डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग होती है। तो ओके जी, स्टॉक मार्केट को कितना सीरियस लेते हैं अमेरिकन, और किस टाइप का इन्वेस्टमेंट उनको अच्छा लगता है? बहुत बड़ा वहाँ पे स्टॉक मार्केट का होराइजन है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो रिटायरमेंट का फंड होता है ना, उसे 401k कहते हैं। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड होता है, अब होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, मेरे ज़माने में होता है, प्रोविडेंट फंड होता था, तो 401k होता है। 401k की जो आपकी कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन दोनों मिल के आपके अकाउंट में जमा होती रहती है, उसको आप निकलवा नहीं सकते 60 साल से पहले, लेकिन वो फिर आपकी मर्जी होती है कि हाँ कहाँ आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सारे पैसे जो है ना 401k में, आप कंप्यूटर पे देखते हो ये पैसे, आप उनको खुद चेंज कर सकते हो कि इधर लगाना है, डेट्स में लगाना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में लगाना है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, पेट्रोल इंडस्ट्री में लगाना है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप लगा सकते हो। तो हर अमेरिका के बंदा जो है ना, हर अमेरिका का बंदा जो 10-20 साल काम किया, उसके 401k में लाखों डॉलर पड़े हुए हैं, हर बंदे के, जिसने भी 10-20 साल जॉब करी है। आपके डिस्कशन में ये लग रहा है सर, अगर अमेरिकन आज सबसे ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली है, तो उसके अपने SOP और स्ट्रेटजीज, क्योंकि वहाँ अगर वो ऑप्शन दे देते कि आप 20 साल में विड्रॉ कर सकते हो, तो लोग सेविंग करते ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो वो स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं वो पैसे। पहली तारीख को जब सैलरी आई आपकी, जिनकी मंथली आती है, ठीक है, वैसे तो वीकली होती है, अच्छा, पहली तारीख, ठीक है, इस पे बात करेंगे। हाँ जी। तो जब भी सैलरी आई तो आपके सैलरी में से $600 कटा। आप अगर $6000 सैलरी लेते हो, 10% आपका कटा, 10% कंपनी ने डाला, 20% हो गया $1200। वो $1200 आ गए आपके अकाउंट में। ये पहली तारीख को वो $1200 स्टॉक मार्केट में लगने। अब पूरा अमेरिका, करोड़ों लोग, सारा पैसा पहली तारीख को वो स्टॉक मार्केट में आना। स्टॉक मार्केट चाहे
कैसी भी फीलिंग कर रही हो, पहली तारीख को वो पैसा सारा स्टॉक मार्केट में आना है। अच्छा, जो शेयर्स हैं वो स्टॉक है, वो खुद चूज करेगा, ऑटोमेटिक लग जाएंगे? वो तरह तरह अलग अलग 401k की अलग अलग स्कीम्स होती Okay, हैं। ठीक कई है। कंपनियों की ऑप्शंस अलग से होती हैं, कई कंपनियों की कम ऑप्शंस होती हैं, 12-14 ऑप्शन दिए होते हैं, कईयों ने म्यूचुअल फंड्स में, कईयों में किसमें। तो ये एक पर्टिकुलर रूल नहीं है। अब बिटकॉइन भी 401k में आना शुरू हो गया, तो बिटकॉइन को क्यों आग लगी हुई है? लीगल है वहाँ? ये बिल्कुल लीगल है, चलता Absolutely। बिटकॉइन? ये ट्रम्प साहब जब आए, इन्होंने अपनी संभाली गद्दी, तो उसके बाद तो बिटकॉइन जो है लीगल, बिल्कुल पक्का लीगल बन जाना। हाँ, अब एक भविष्यवाणी भी कर देते हैं हम कि आंखें बंद करके बिटकॉइन को ले लो, बस भूल जाओ लेके। अच्छा, बिटकॉइन हाँ, खरीद। इसका कोई अंत नहीं है। बिटकॉइन जब पहली बार मैं सुना था सर, तो उसमें 44,000 का था। जी, आप पहली बार सुने थे, कितना था वो? मैं तो $2 $3 देखा हुआ मैंने, लेकिन उस टाइम हमें बिलीव नहीं था। मैं थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, ओल्ड एज, तो मुझे लगता था ये आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, क्रिप्टो है इट वोंट और स्टे हाँ। इन द मार्केट। जब 7-8 हज़ार गया, 2,000 आ गया, फिर कई बार ऊपर नीचे आया, तब तक विश्वास नहीं। अब इट इज गोइंग टू स्टे। अब मेरे जैसे आदमी भी इसमें विश्वास करने लग गए हैं कि भैया ये जाने वाला नहीं है कहीं। बिटकॉइन लिया आपने? बिटकॉइन, जी, आपके बिटकॉइन में पास? हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है मेरी। अच्छा। बिटकॉइन में हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है, और अभी ये 6-8 महीने पहले से मैंने चेंज किया माइंड, क्योंकि मुझे लगता था ये बच्चों का काम है, यंग जनरेशन बिटकॉइन लेगी। लेकिन जब अब मैंने देखा कि बिटकॉइन को बड़े बड़े ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, अमेरिका के, अब 401k, ये सारे बिटकॉइंस में आ गए हैं। तो ये है तो लिमिटेड क्वांटिटी, 21 मिलियन बिटकॉइन है, इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़नी है, तो लेने वाले तो बढ़ते जाएंगे। और डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है, तो कौन सी चीज, सोना, ये अब डिजिटल गोल्ड कहते हैं इसे आजकल बिटकॉइन को। पहले सोने में लोग इन्वेस्ट करते थे, अब सोना पीछे चला गया, बिटकॉइन आगे आ गया। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप क्या बोलते हैं? जैसे आजकल बहुत सारा चल रहा है, लोग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या समझते हैं आप? नहीं, फॉरेन क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या आपका पर्टिकुलर करेंसी पे, करेंसी पे बिट लगाते हैं। हाँ, तो जिस तरह से बाकी ट्रेडिंग्स हैं उस तरह से ये अच्छा, ट्रेडिंग्स वैसे हैं। भी, हाँ। जी, तो मैं नहीं करता फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके, ना मैंने कभी की है। कमोडिटीज और फॉरेक्स मैं ये नहीं करता, मेरे पास अपना इतना इधर काम है बहुत। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और अगर आपको उसकी समझ है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत क्या है जब आपके पास इंडिया के स्टॉक मार्केट ऐसी है कि अगले 10 साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट हाथ नहीं आने वाली। ओह, जी, अभी कुछ prediction नहीं है देखा आपका? आपने। ये आपका प्रेडिक्शन है? बिल्कुल मेरा अकेले का प्रेडिक्शन नहीं है, पूरी दुनिया का कंसेंसस है इस बात में। पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट दुनिया के नंबर 1 स्टॉक मार्केट। अमेरिका और इंडिया दो इकोनॉमीज इस टाइम दुनिया में चल रही हैं, आपका मुल्क और मेरा मुल्क, दोनों ही मुल्क हैं इस टाइम नंबर 1 पे। दिस इज अ फैक्ट। आप किसी और कंट्री का नाम लो, चाइना लो, कहाँ इकोनॉमी, पाकिस्तान लो, कहाँ इकोनॉमी, यूरोप का कहाँ क्या बुरा हाल है, कनाडा का क्या हाल है, इंग्लैंड का क्या हाल है, कुछ नहीं। सिर्फ इंडिया और अमेरिका, दो ही मुल्क, मेरा एक पैदा जहां हुआ वो वाला मुल्क जहां पे मैं रहता हूँ, वो दोनों मुल्क इकोनॉमी में अच्छे चल रहे हैं। तो इंडिया की अभी आपने देखा ही नहीं तरक्की हुई। अब सोच लो पिछले 10 साल में ये हो गया, अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, आने वाला वक्त। अच्छा, जैसे धनंजय मेरे साथ बैठे हैं, इनके पास लाख रुपए हो, इनको इमीडिएट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मान लो वो लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आपके माइंडसेट के हिसाब से वो कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से? देखिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी है, ये इनका रिस्की नहीं क्राइटेरिया, रिस्की नहीं अपना सोचना, रिस्की नहीं करनी। अब ये इनकी 22 साल उम्र है, तो इनके लिए एडवाइस अलग से होगी, इनके लिए एडवाइस होगी। अभी इन्होंने कैपिटल बिल्ड करना है। मेरे पास सोल्यूशन है पैसा अच्छा कमाने का स्टॉक मार्केट से, उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल है, कैपिटल ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है ना? तो कैपिटल बिल्ड करें पहले। 1 लाख को कैसे आपने 1 करोड़ बनाना है, पहले करोड़ आए, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे उससे रिटर्न लेना है। ठीक है ना? अब जैसे संजय कथूरिया जी हैं, आपने कितने अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं, राइट? तो वो कहते हैं कि पहले 10 साल उन्होंने जॉब करी, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, कैपिटल बनाई, अब उस कैपिटल का वो कमाई खा रहे हैं। पहले तो आप कैपिटल बनाओ, जॉब करो। अभी आपके पास लाख रुपए आया तो शेयरों में डाल के इधर उधर ट्रेडिंग करके डे ट्रेडिंग में मत गवाओ, ऑप्शन में इधर नो। आप सिप लो, पर मंथ खर्च करो, 10 साल अपनी जॉब में कैरियर जहां कर रहे हो उसको बनाओ, साथ में अपना कैपिटल बिल्ड करते जाओ। जिस समय आपके पास कैपिटल बिल्ड हो जाए, उसके बाद उसको फिर आप डिवाइड कर सकते हो पोर्टफोलियो बनाने में, कुछ रिस्की, कुछ ऑप्शंस सीख लो। तब तक ना करो जब तक आपको समझ ना आए स्टॉक मार्केट। शानदार।
जिस बात की आपको नॉलेज हो और आपको इमोशंस पे कंट्रोल हो, स्टॉक मार्केट में पैसा, इतना स्टॉक मार्केट में पैसा है आज की डेट में, इतना पैसा है कि आप जितना चाहो बना लो, लेकिन आसान नहीं है। कैपिटल होना जरूरी है, नंबर 2 नॉलेज होनी जरूरी है, नंबर 3 इमोशंस पे कंट्रोल, सबसे दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशंस पे कंट्रोल होना। अमेरिकन सिप करते हैं सभी, उनका 401k ही सिप है ना जी। अच्छा, हर महीने की पहली तारीख उनका पैसा उधर स्टॉक मार्केट में चला कितने दिन तक रहता है सर? अगर 1 तारीख को गया स्टॉक मार्केट पहली को गया तो वो वही रहता है ना जी, पैसा उसे इन्वेस्ट हो जाता है उसमें स्टॉक। तो वो फिर कैसे करते हैं अपना जो 60 साल तक वो जमा रहता है। नहीं, वो 10% होता है ना सैलरी का। अच्छा, 10% सारा 100% सैलरी थोड़ी उधर चली जाती है। 90% क्रेडिट हुआ, एक्चुअली 6% होता है। अब जहां मैं कसिनो में काम करता था 6% मेरा काटते थे, वो 6% अपना डालते थे, तो मैं 10 कटवा देता था अपना, तो 6 उनका डलता था। 16% के जो इनकम है वो आपकी वहां जैसे पीएफ हो गया जी, पीएफ जैसे पीएफ हो गया। बट अच्छी बात ये है कि पीएफ स्टॉक मार्केट में लगा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जी जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आप 10 साल 20 साल जॉब करते हो, तो आप और प्रॉपर्टी खरीदी, वहां पे जो एप्रिसिएशन हुई सो हुई, इस तरफ आपका 401k में जो है ना मिलियन बन जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कैसे मल्टीप्लाई होता है। संजय कथुरिया जी वाली बात आगे बढ़ाऊं। एक लड़की थी सेबरीना नाम की, चाइनीज लड़की थी, मेरे साथ कसिनो में जॉब करती, 2009 की बात है ये। तो मेरे से ना एडवाइस बहुत लेते थे लोग वहां पे, जितने भी आसपास थे, पता है इनको, इसको 401k, उनको पता नहीं होता क्या करूं मैं, क्या करूं। वो कंप्यूटर पे ले जाके बैठाते थे, यार मेरे पैसों का इधर उधर लॉट कर दे, तू डालना डाल दे। वो मेरे को लेके गई, तो ब्रेक रूम था हमारा वहाँ पे, डाइनिंग रूम में, वहाँ पे ले गई, कहती है कंप्यूटर मेरे को लॉग इन नहीं करना आता। लॉग इन जैसे वैसे किया उसने। उसके बाद उसने कहा जी मेरे पैसे जो है ना कुछ कर दो, इनका जहाँ डालना डाल दो। उसके $2 लाख थे उस टाइम पे। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में, आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। 2009 सत्यम घोटाले भी हुआ था इंडिया में। इंडिया में हुआ था, लेकिन वर्ल्ड में ही पूरी ग्लोबल मार्केट डाउन हुई थी बहुत बुरी तरह से। लेमन ब्रदर्स का डाउनफॉल हुआ था 2008 में। तो 2010-9 की बात है, 9-10 के बीच में। तो उस टाइम उसने कहा जी मेरे 2 लाख डाल रहे हैं, अब जहां डालना डाल दे। तो वहाँ एक VISGX करके आप गूगल करो, फंड होगा, मुझे उसका नाम अभी नहीं भूलता। VISGX स्मॉल कैप का एक फंड होता है। वो था $30-35, लेकिन 2009 मार्केट टूटी, तो वो 2009 में उस टाइम $8 के $8। जब रुपए की बात करूं तो डॉलर ही समझो, तो मेरे मुंह पे रुपया भी चढ़ा हुआ है। तो $8 का वो शेयर था। मैंने उसके 2 लाख उठाए आपने? हाँ, वही कंप्यूटर में ही उठाए, मतलब कैश नहीं उठा के जेब में डाले और उधर करे, लड़की कंप्यूटर में, लड़की के सबरीना के। वो मैंने $2 लाख उसके VISGX के सारे खरीदवा दिए। तो मैंने कहा ठीक है। आपने नहीं खरीदे? नहीं, मेरे तो अलग है, मेरी स्टोरी अलग है, ठीक है। मैं उनकी एडवाइस की बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। उनके मैंने डाल दिए $2 लाख। भाई साहब, वो लड़की जो है वो मेरी बहुत दोस्त तो नहीं थी, जानने पहचाने। $2 लाख? हाँ, उसके कितना रुपए में हुआ लगभग? 401k में थे ना। $2 लाख उस समय डॉलर होगा 60-65 का, तो $1.25 करोड़ करीब लगा लो। और ये जो वहां 401 में के तो सबके बहुत सारे पैसे होते हैं। अरे हाँ, वो तो पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं ना। एक वो बढ़ रहे हैं जो पुराने हैं। अभी आप सुनो कि कितने बने उसके। आप उस पर्सन के बता रहे हो जो वहां लड़की जॉब करती है, डीलर मिलता है, डीलर। हाँ जी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो सुनिए ना जी, अभी पूरी बात सुनेंगे फिर आप और हैरान होंगे। तो वो लड़की ने, वो शिफ्ट उसकी थी इवनिंग में, तो वो डे शिफ्ट में चलेगी। हमारी अलग अलग शिफ्ट 3 शिफ्ट होती हैं। तो मैं स्विंग पे था, वो डे शिफ्ट में चलेगी। तो डे शिफ्ट वाले लोग हमें नहीं मिलते, तो डे शिफ्ट में चली गई। मेरी कोई भी मुलाकात नहीं हुई। 7-8 साल बीते, 2017-18 आया। एक दिन अचानक मुझे कॉरिडोर में आ रही थी, मैंने कहा ए सबरीना, मैंने देखा, मैं उत्सुक था उसे बताने, उस नाम, मेरे को फोन नंबर उसका ना कुछ। तो 5000 एम्प्लॉई थे हमारे कसिनो में, बहुत बड़ा कसिनो था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ए सबरीना, सब, मैंने कहा यार हैव यू सीन योर 401k? तो कहती नो, आई फॉरगॉट द पासवर्ड। अच्छा, फिर भूल गई? कहती मैंने तो देखा नहीं। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं कहा लॉट ऑफ मनी देयर। तो इतनी बात थी, मैं भी जा रहा था शिफ्ट अपनी स्टार्ट करने, वो स्टार्ट एंड करके जा रही थी। तो इतनी बात हुई, आज तक भाई साहब वो मेरे को लड़की दोबारा नहीं मिली आज तक। ठीक है, वो अभी भी कसिनो में हो सकता है काम कर रही हो। अब भाई साहब वो $8 वाला जो VISGX था, आप गूगल करके देखो VISGX, मैंने पिछले 6 महीने से नहीं देखा है, पर मेरे ख्याल से वो VISGX जो है ना इस टाइम लगभग $60 का है। तो 8 वाला $60 का हो गया। अब लगाओ कितने गुना हो गया? 9 गुना। $2 लाख उसके कितने बन गए? $18 लाख, $1.8 मिलियन। प्लस उसके हर महीने जो जा रहे हैं वो अलग से जा रहे हैं। इस बात को लगभग 13-14 साल हो गया। भाई साहब उसके $3-4 मिलियन 401k में है अभी। कितने बचे? $1.8 मिलियन कितने हो गए? $18 लाख। 18 करोड़, 16-17 करोड़ लगा लो, 16-17 करोड़ रुपए हो गए इंडियन के हिसाब से। प्लस
सुनिए तो उसने जो कंट्रीब्यूट हर महीने करती जा रही है वो भी तो बढ़ रहा है ना। वो बढ़ते बढ़ाते उसके कम से कम भी $5 मिलियन होंगे। $5 मिलियन मतलब 5 करोड़ 50 करोड़ के आसपास उसके बैंक में होंगे, उसके 401k में। और उसका भला कर दिया मैंने, और मैं डरा थोड़ी बहुत, मैं कहा यार लगा तो दिए सारे पैसे एक ही फंड में, तो तब हमें भी इतनी समझ नहीं थी कि डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। मैंने ठोक लगा दिए भगवान का नाम लेके, चल ठीक है। लाज रखी भगवान ने, आज वो कभी मुझे मिल जाए, उसको तो पता तो होगा, खैर स्टेटमेंट घर पे आती है, हर साल स्टेटमेंट आती है कि आपके कितने पैसे हैं, लेकिन भाई साहब ऐसे मल्टीप्लाई होता है पैसा। और वो एक ऑर्डिनरी जॉब, डीलर, अभी भी वो डीलर की जॉब कर रही है। मैं तो उसके जो कि आपने केवल 10% लगाया था। नहीं, उसका पूरा लगा, नहीं 10% तो कंट्रीब्यूशन होता है ना उसका। 10% कर करके उसके 2 लाख बन चुके थे। वही 10 साल की जॉब के बाद उसके $2 लाख बन चुके थे, और 2 लाख को मैंने डाल दिया। उसके बाद उसके 10% और भी तो डलते गए ना उसमें, तो वो तो बन गए 1.8 मिलियन। उसके बाद और भी बने, तो $4-5 मिलियन उसके बन चुके हैं, 50 करोड़ रुपया। वो चाइना की शरीफ से लड़की, अंग्रेजी भी अच्छी तरह से नहीं बोलनी आती, और ये सच्ची स्टोरी है। तो भैया ऐसे पैसे मल्टीप्लाई होते हैं इंग्लिश का लॉन्ग टर्म। इंग्लिश का क्या रोल रहा आपके जीवन में, क्योंकि आप 2000 में जब गए जी, तो इंग्लिश देखो मैं ना यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन है, उसमें मैं काम करता था यहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इंग्लिश तो यहाँ पे हमें आती थी, लेकिन एक्सेंट यहाँ का होता है, तो वहाँ जाके एक्सेंट तो लोग बदलने की कोशिश करते हैं, मैंने बदलने की कोशिश नहीं की, जो मेरा है वैसे ही है। आप नहीं बोलते वहां जैसे? नहीं, मतलब यहाँ से तो डिफरेंट है ही है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक्सेंट की बात बताऊं, जो आदमी 20-22 साल की उम्र के बाद वहां गया, उसका एक्सेंट कभी अमेरिकन नहीं होगा। मेरी 2 बेटियां, एक 13 की थी, एक 11.5 की थी जब गई। 11.5 वाली को अभी आप जो अब तो 11.5 के नहीं, अब क्या बात करो, उससे बात करो, उसकी बात सुन के आप कह ही नहीं सकते क्योंकि इंडियन बोल रहा है। आप इधर मुंह करके उसकी बात सुनोगे, कंप्लीट अमेरिकन एक्सेंट। 1.5 साल बड़ी है दूसरी वाली बेटी मेरी, उसकी बात सुनो, आपको पता लग जाएगा कि इंडियन, पंजाब से है। हाँ, इंडियन बोल रहा है। इतना डिफरेंस होता है। स्कूल में वहां पे आप पढ़ोगे ना, तो आपका एक्सेंट वहां का हो जाएगा। ठीक है, हम लफ्ज कहीं ऐसे यहाँ पे, अब जैसे मैड है, यहाँ पे आप मैड को कुछ और कहते हो, वहां पे मैड होता है नाराज होना, यहाँ पे मैड होता है पागल, तो वहां पे मैड होता है। अब क्रेजी का मतलब क्या होता है, वहां पे क्रेजी पागल को कहते हैं, यहाँ पे क्रेजी कहते हैं शौकीन आदमी, ये बहुत क्रेजी है, क्रेजी मैन, इस चीज का बहुत क्रेजी है ये बंदा, इस चीज का बहुत, तो क्रेजी पॉजिटिव सेंस में होता है। वहां पे क्रेजी होता है पागल, जो जिसको मैड कहते हैं यहाँ पे, दिस गाय इज मैड, तो वहां पे मैड होता है नाराजगी। तो कई लफ्जों में फर्क है, प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। तो बोलने वक्त हम सही अंग्रेजी कौन बोलते हैं, इंडियन या अमेरिकन? सही गलत का कोई, ये गलत सही का कोई चक्कर नहीं था। अच्छा। अभी आपको मैं दूसरी बात, तो कल्चर की बात करें कि यहाँ का कल्चर ये है, वहां का कल्चर, कभी ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ का कल्चर गलत है, वहां का ठीक है। शानदार। भाई परसेप्शन की बात है कि आप किस निगाह से उस चीज को देखते हो, और ये करना भी नहीं चाहिए। यस, ये करना भी नहीं चाहिए। तो एक चीज हमने और सीखी, अमेरिका में एक चीज है, आपका वहां पे इमिग्रेंट्स का ही देश है भाई साहब। आपकी जोन सा भी आपका एक्सेंट है, वो एक्सेंट पे नहीं जाते कि आप बोलते कैसी अंग्रेजी हो। यहाँ पे बहुत इंग्लिश का बोलबाला है, बहुत इंग्लिश को समझते हैं, जो इंग्लिश बोलता है वो अच्छा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है भैया। हिंदी सबसे बढ़िया लैंग्वेज है, आप हिंदी बोलो, ठीक है, कम्युनिकेशन में अगर आपको इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है, करो, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश बोलने वाला सियाना होता है, ये बहुत, मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे। कोई लैंग्वेज किसी को सियाना या मूर्ख नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो अमेरिका में ये है कि आप किसी भी एक्सेंट के हो, आपकी रिस्पेक्ट है। अच्छा, हिंदी बोलने वाले मिल जाते हैं वहां? हिंदी तो घर में तो बोलते हैं, वहां काम पे तो नहीं ना कोई बोल सकता। वैसे मिल जाते हैं? हाँ, क्यों नहीं, काफी इंडियंस हैं। दुकानदार? अरे दुकानदार भी कुछ, हमारे यहाँ कंसंट्रेटेड है हम लोग। जैसे कैलिफोर्निया में 2-4 शहर हैं जहाँ पे हम कंसंट्रेटेड हैं। सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। उधर यूबा सिटी है, वहाँ पे सिखों का गुरुद्वारे उधर बना के उन्होंने इकट्ठा जुगाड़ कर रखा अपना। न्यू जर्सी में बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे आपको। तो इंडियंस जो ना कंसंट्रेटेड है, कुछ स्टेट्स में तो इंडियंस है ही नहीं बिल्कुल भी। कितना पैसा अकाउंट में होने के बाद वहाँ अमीर मान लेते हैं कि बंदा अमीर हो गया अब ये, और कितने में गरीब काउंट होते लोग? देखिए, जितना मर्जी पैसा, अगर जैसे यहाँ पे पैसे की वैल्यू है। अच्छा। यहाँ पे आपके काम करने के लिए बंदे आपके पास होते हैं, आपका ड्राइवर होता है। अब मैं जितना मर्जी वहाँ पे अमीर हूँ, कार मैं अपनी चलाऊंगा, ड्राइवर कोई नहीं रखता। बहुत ही ऊपर कोई पहुंच जाए तो अलग बात है, कोई सीईओ कंपनी, ड्राइवर भी महंगा मिलेगा फिर तो। हाँ जी, ड्राइवर भी महंगा मिलेगा। हाँ बिल्कुल। ड्राइवर भैया, ड्राइवर की सैलरी इतनी होती है जितनी यहाँ पे अब देखो जी $6-7 हज़ार तो
इजी सैलरी है ना, घंटे के हिसाब से है वहाँ पे। $20-25 घंटा तो इजी है ना, मिनिमम है $30 घंटा। तो आप $6,000 उसको दोगे, $6,000 आप गुना कर लीजिए, कितना हुआ? 7-8 लाख रुपया हो गया महीने का, ड्राइवर को दोगे। तो वहाँ पे ड्राइविंग इज फन। यहाँ पे ऐसे थोड़ी है कि फंस जाओ, ड्राइवर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। बेटा जाओ ड्राइविंग करने वाला। तो घर में काम खुद करोगे। अब आपका ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे आपने वो बच्चों को निकालने वाली बात करी, तो ये भी पूछोगे घर का काम अपना खुद करते हो आप, अपने आप को अमीर कहलाते हो, अमेरिका वाले कहलाते हो। यहाँ पे कई बंदे सुने यार जितने मर्जी वहां अमेरिका चले गए, भांडे तो अपने आप ही तो होंगे हो ना, राइट। तो भैया वहां पे एक चीज, पहली चीज जो मैंने जाके सीखी, पहली चीज जाते ही वो ये सीखी कि कोई काम छोटा नहीं है। मैं जब 7-Eleven पे जॉब शुरू की तो मैं बाहर झाड़ू लगा रहा था, मॉप होता है वो, तो लगा रहा था। वहाँ पे सिगरेटों के जो बड्स नीचे पड़े होते हैं, मैंने उठाया, मैं कहा यार मैं टाई लगा के, इंडिया में डॉक्टरों को मिलता था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे मैं ये बीड़ियों सिगरेटों के ढक्कन उठा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ लगा, क्योंकि अभी मैं वहाँ के काम के प्रति डिज़ाइन नहीं था। एक पाकिस्तानी था, उसकी स्टोर पे मैं काम करता था। उसने क्या करना, फिर मैंने जब देखा, वो आता था, 4 स्टोरों का मालिक था वो आता था, सबसे आते ही पहले उसने मॉप उठाना है, झाड़ू, उसने सारे स्टोर में झाड़ू देना है मालिक ने। हम खड़े हुए हैं, हम कैशियर पे खड़े हैं ऐसे सीना तान के, और वो खुद पहले सारा स्टोर पे झाड़ू नहीं, मॉप, मालिक सबसे पहले वो स्टोर पे आएगा। शरीफ साहब उनका नाम था। वो सारे स्टोर में पहले देगा झाड़ू, फिर यहाँ से उठाएगा, ये उठाएगा। फिर भट्टी साहब कहता था मुझे, तो बड़े प्यार से कहता था, भट्टी साहब मैंने कोई कमी देखेगा ना, जैसे कोई मशीन है, कॉफी की मशीन है, साफ नहीं है, थोड़ी गंदी, साफ करेगा, भट्टी साहब मैंने आपकी ना मशीन साफ कर दी है। तो मुझे शर्मिंदा, भाई मेरे को करनी चाहिए थी, इसने मालिक ने कर दी, राइट। ये तरीका कहने का, मेरे को बुरे से नहीं कहेंगे। हमारे इंडिया में ओए तू साफ नहीं की थी मशीन, ऐसे बोलते हैं। ये सीखना चाहिए हमें। हाँ, ये चीज हमने सीखी कि कोई छोटी बात नहीं है। मैंने काम किया। एक और बात, 5,000 एम्प्लॉय का कसिनो था मेरा, हमारा जनरल मैनेजर था, हमने खुद उसे जमीन से टुकड़े उठा के डस्टबिन में डालते हुए देखा। वहाँ कल्चर ये है, वहां पे 500 साफ करने वाले लोग हैं, काम करने वाले। लेकिन भैया अगर कोई टुकड़ा कागज का पड़ा हुआ है, कोई चीज नीचे पड़ी हुई है, तो वो जब आएगी सफाई वाली या सफाई वाला तभी साफ करेगा ना। आप निकल रहे हो, उठा के उसको डस्टबिन में डाल दोगे, आपका क्या जाएगा। और बड़ा छोटा कोई नहीं है। उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के हमारा जनरल मैनेजर जो है, पूरे कसिनो का मालिक, जनरल मैनेजर, साथ में साइड पे बैठ के खाना खा रहा, लंच में, हमारा लंच है, बैठा। उसको जरूरी नहीं है कि मैं हाई करूं, मैं अपना खा रहा हूं, अपना खा रहा, बैठा रहेगा। इंडिया में हो तो सारे उसके टेबल पे आके बैठ जाए, हो सर कैसे हो। ये कल्चर हमें सीखना चाहिए। सब बराबर हैं। अच्छा, जैनिटर जो नीचे काम करता है जैनिटोरियल डिपार्टमेंट पे, वो भी, उसका भी उतना ही इज्जत है। और जो जनरल मैनेजर उसकी भी सेम टीम मेंबर कहते हैं हम, यहाँ पे एम्प्लॉई कहते हैं ना। आपके, मैं कंपनी में बात कर रहा था, वो कह रहे थे हम अपने मेंबर्स को टीम मेंबर कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा कल्चर चाहिए इंडिया में। यहाँ पे एम्प्लॉय, ओए इधर आ, ओए ये वाला काम, भैया नहीं, नीचे दिखाना। हर बंदे की इज्जत है, इज्जत करो। छोटे की आदमी का बड़प्पन कहाँ से नजर आता है। अपने से छोटे की जब इज्जत करोगे, समझ लो आप बड़े आदमी हो। और कैसे बड़ा आदमी बनोगे आप? क्या बात है सर, यही तो दिखाना है कि आप बड़े कैसे हो, बड़े बन के दिखाओ ना। ऐसे थोड़ी मैं बहुत अमीर हूँ, बड़ा हूँ। अच्छा, यार अमीरों जैसे बिहेव करो। अगर ये सब सीख लिया भारत ने जी, एक अलग भारत बनेगा। बन रहा है भैया। अच्छा, बन रहा है। क्या बात है, बहुत बन रहा है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं मेट्रो में ट्रैवल किया 3-4 बार, दिल्ली मेट्रो में। तो मैंने देखा इतने बच्चे, कोई भी बूढ़ा आदमी खड़ा है या बूढ़ी औरत खड़ी, एकदम से खड़े होके, बैठो अंकल आप बैठ जाओ। अरे एक नहीं, दो नहीं, बहुत से मैंने ऐसे एग्जांपल देखे। ये भविष्य भारत का। अरे हमारे वक्त कहाँ था, हम तो बैठ जाते थे, माँ बाप कहते थे बैठ जाओ यहाँ पे, किसी के लिए उठना नहीं है सीट पे। सीट मिल गई, जैसे मोदी जी की सीट मिल गई। अरे नहीं यार, ये बच्चे हैं आज, ये भविष्य भारत का। शानदार। आपके जो टीम मेंबर्स हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, हर बंदे में जज्बा है काम के लिए, कंपनी के लिए। खुशी होती है कि ये है हमारा आने वाला भविष्य। बहुत ब्राइट है भविष्य हिंदुस्तान का। बस कुछ चीज़ों में हमें बदलना है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं कुछ जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं, तो एक तो झूठ काफ़ी प्रचलित है यहाँ पे, एक्सेप्टेड है कि झूठ बोलना बुरी बात नहीं है। हमारे वहाँ पे झूठ बोलने को पाप समझा जाता है। अरे बाप रे, अरे झूठ बोल दिया, ओ ही लाइड, ऐसे बताते यार फलाना बंदे झूठ बोला उसने, बहुत बड़ा पाप है। सच बोलो यार, जय हो यार, सच बोल दो। हमारे दोस्त होते हैं यहाँ पे, फोन पे बात कर, बीवी से, कहाँ पे हो? चंडीगढ़ रोड पे जा रहे हैं। हाँ मैं बस सोलन में हूँ, कल आऊँगा। ओ भाई तुम वहीं बैठे हो, जुआ खेलना बैठ के तुमने होटल में, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बताओ। झूठ हुआ पाप है पूरा। भाई साहब झूठ बिल्कुल नहीं। और मैंने तो
शादी के इमीडिएटली बाद ये सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी जिससे प्यार करते हो कम से कम उससे झूठ मत बोलो, अपने परिवार के साथ, अपने क्या एम्प्लॉइज़ बात के है। साथ कभी झूठ मत बोला। मैं जहाँ भी जाता हूँ, स्ट्रिप क्लब में भी जाता हूँ, अपनी वाइफ को बता के जाता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मैंने अपने फ़ोन का ट्रैकिंग दे रखा है, वो शी कैन फाइंड मी कि मैं कहाँ हूँ, कभी अभी यहाँ बैठा हूँ तो उसको पता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है चोरी करने की। लिबरल है, मेरी वाइफ को कहती जाओ स्ट्रिप क्लब, यू आर ए मैन। सच्चाइयों को यहाँ पे सच्चाई नहीं है। एक मैं छोटी सी और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कम्युनिकेशन में, बातचीत में क्लैरिटी नहीं है। एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, मेरे दोस्त थे चंडीगढ़ में, तो हमने जाना था फुकेट, लास्ट ईयर की बात है, तो 3 लोगों ने जाना था हमने। तो हम 2 जीरकपुर में रहते थे, एक पंचकुला में रहता था। तो बात हुई, तीनों बड़े, हाँ जी कैसे कल जाना है, हाँ तो आप यहाँ आ जाओ, दिल्ली से फ्लाइट है शाम को, तो ऐसा करते हैं आपकी कार जाएगी मेरी कार जाएगी, ओ चलो आपकी चल जाएगी, हाँ मेरी भी ठीक है, मेरी चल जाएगी, ड्राइवर है मेरे पास, चल जाएगी ठीक है, हाँ तो कैसे करेंगे, तो फिर ऐसा करेंगे कल ना आप वहाँ से उबर लेके यहाँ आ जाना, तो हमारी कार जाएगी, तो इस तरह से तो कर लेंगे, हाँ जैसा कहोगे कर लेंगे, सुबह बात कर लेंगे। उसके बाद विसर्जन हो गया। वो भाई साहब, मैंने उससे पूछा अपने दोस्त से, मैंने कहा क्या तय पाया तुमने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। प्रोग्राम कल का फाइनल हो गया, अच्छा ठीक है फिर पक्का प्रोग्राम फाइनल हो गया। क्या फाइनल हुआ भैया, कुछ भी नहीं फाइनल हुआ। किसकी कार जानी है अभी क्लियर नहीं है, तुमने उबर लेके यहां आना है वो भी क्लियर नहीं है, वो कहता कि उबर नहीं मेरे को आप वहां लेने आना, तो वो भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो भैया क्लियर तो कर लो बात को। तो वही हुई सुबह 12 बजे, तो मैंने कहा यार वो उसने आना था उबर करके, वो नहा रहे हैं भाई साहब, फोन उठा रहे थे, वो भाई फ्लाइट 6 बजे फ्लाइट थी हमारी दिल्ली से 7 बजे, तो कब कहाँ कैसे आना है। तो मेरा दोस्त बताता, कहता वो ना उसको आदत है अपनी इंपोर्टेंस बढ़वाने की, तो हम जब तक उबर पे नहीं आएगा हमें उसके यहाँ जाके लेना पड़ेगा। मैं कहा कल तो बड़े आराम से कह रहा था तो उबर पे आ जाएगा। सोचो। मतलब किसी बात की क्लैरिटी ही नहीं है। इसके मुकाबले में छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2025 की 26 नवंबर को मैं टेनिस खेलता हूं, 4 बंदों ने हमने डबल्स खेलता हूं मैं, मेरा जो पार्टनर है और सामने जिससे खेलना है, तो टेनिस क्लब ऑफ रोचेस्टर है, TCR कहते हैं उसे, वहां पे हमने मैच खेलना है 26 नवंबर 2025 को। अब तय है, अच्छा 25 जी 25 को हमने तय है कि वहां पे हमने खेलना है 4 बंदों ने। 25 नवंबर तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अरे 25 नवंबर तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। 26 को सीधे 4 बजे हमने खेलना है, 4 बजे वो चारों लोग वहां पे होंगे खेलने वक्त। उससे पहले को मैसेज नहीं, हाँ भाई आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ कल आऊंगा परसों, वो मेरे ऐसा हो गया था, मेरी फलाना बीमार हो गया था, वो ऐसे नहीं होता। अच्छा उसके बीच में अगर मैं जैसे इंडिया आ गया, प्रोग्राम मेरा कोई इमरजेंसी बन गई, मैंने अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, किसी बंदे को ढूंढना है जो मेरी जगह खेल सके। उसको कहूंगा कि भाई साहब 26 तारीख को 4 बजे TCR पे आप जा सकते हो, अपने कैलेंडर पे नोट करो। वो कहेगा हाँ मैं जा सकता हूं, वो मेरी सब्स्टिट्यूट बन गया, वो अपने कैलेंडर पे नोट कर लेगा, और 26 तारीख को 4 बजे वो बंदा चौथे प्लेयर के तौर पे वहां पे पहुंचेगा, और तब उन तीनों को पता चलेगा कि कहाँ भाई सिंह साहब कहाँ गए। तो पता चलेगा कि यार वो उनको काम पड़ गया, उन्होंने मेरे को खेलने के लिए बोला, वो चारों खेलेंगे गेम, 1.5 घंटा खेलेंगे। ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। 1 साल का स्केजल हमारा बन जाता है, टेनिस किसके साथ किसने कब खेलना है, कोई गिला शिकवा नहीं। गिला किस बात का। जिसने नहीं खेलना तो वो अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है। इनकेस सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिला तो लास्ट रिसोर्ट है, मैं तीनों को इन्फॉर्म करूंगा कि भैया मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं मिला सब्स्टिट्यूट, आप चौथा बंदा ढूंढ लो, बता के मैं चला जाऊंगा। उनको कोई नाराजगी नहीं, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट तो करो। यहां पे क्या होता है कि आप कहोगे 6 बजे मिलेंगे, और 6 बज रहे 6:30 बज रहे मैं बैठा वेट कर रहा हूं, ओ भैया कहाँ, ना कोई फोन ना कोई बात ना कोई चीत। ओ भैया बता तो दो अगर आपको, फिर वो मेरी ना वो उधर हो गया था, मेरा ना वो लेट हो गई थी, कार मेरा पंचर हो गई थी। ओ भैया बता दो, एक लाइन में लिख दो कि भाई 6 बजे को बंदा वेट कर रहा है आपकी। ये चीज इंडिया में इतनी मेरे को परेशान करती है कि भैया अगर किसी को आप कहते हो तो अगला आदमी तो उस हिसाब से प्रोग्राम बना लेता है ना। 1.5 घंटा के गेम के लिए जी। 1 साल पहले कैलेंडर Exactly. बुक। मेरे और फोन में गेम पूरा को इतना schedule- सीरियस लेना, इंडिया में तो गेम बात मतलब गेम की नहीं है भाई साहब, हाँ। बात गेम की नहीं है। बात यह है कि आप आंसरेबल हो, आप जिम्मेवार हो अपनी जुबान के, जो आपने Accountable कही हो। बात आप जिम्मेवार हो। जैसे आपने वहां पे मेरे यहां तो क्या कि आपके पास पैसे हैं, तो मैंने उधार मांगे आपसे, तो मेरे को पता है आपके पास हैं, तो आपने मना कर दिया, तो रिश्ता गया हमारा, हाँ राइट। हाँ सुन लो, वहां पे मेरी एक दोस्त है, गैम्बलिंग करती है, थाईलैंड से है वो हमेशा गैम्बलिंग में हारती है, ठीक है। मेरे से पहले जॉब करती थी 10 साल पहले, मैं उसके साथ आया, रिटायर होके अपना आनंद की जिंदगी गुजार रहा हूं। अभी वो कर्जे में है, वही जॉब कर रही थी जो मैं शुरू की थी, जिस डीलर की जॉब, वो भी डीलर है। तो भाई साहब वो वही है, वो कहते तू लक्की है। मैं कहा लक्की लुक्की नहीं होता, कोई प्लानिंग होती है कि इतने साल काम करना, उसके बाद रिटायर होकर जिंदगी का आनंद लेना।
तो बाद में क्या करा, वो पैसे मांगती है, $500 दे दो। मैं कहता हूँ नो आई डोंट वांट टू गिव यू। ओके ओके। उसके बाद हमारी दोस्ती वैसे कि वैसे ही है। मेरे पास है 500 क्या 1000 है 10,000 है, मैं उसको देना नहीं चाहता कि जुए में हारेगी वो, तो कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी। ये डिफरेंस है यहाँ का और वहाँ का। वहाँ पे पैसे आप साफ इनका, क्यों मेरे पैसे हैं भाई, मेरे बच्चे मांगे तो मैं मना कर दूं, मेरे बच्चे भी नाराज होते। तो वहां जो कर्ज में है इसमें इट मींस जुआ खेल रहे हैं। हाँ यस, ये क्लियर है। यस, बहुत लोग जुआ खेलते हैं, बहुत Okay. लोग जुआ खेलते हैं। वहाँ पे कसीनो भरे पड़े हैं, लास वेगस में जाओ भैया, क्या क्या स्टोरियां सुनाओ, वहाँ पे लोगों की इमारतें सी, मेरे पास तो स्टोरियां भरी पड़ी हैं कसीनो की, जितनी स्टोरियां को बता दूं। अब मेरे को चार्टर्ड एरोप्लेन लेना आता था, रिवर साइड में जहाँ मैं रहता था, चार्टर्ड लॉस वेगस से चार्टर्ड एरोप्लेन मेरे को लेने के लिए एक बार आया, तो 3 दोस्त में बिठा के, बड़े फुकरा, जैसे मैंने बताया ना गोवा में, मेरे दोस्त साथ में चार्टर्ड एरोप्लेन गए वहाँ पे। तो मैं बीवी को कहता देखो ये होटल फ्री देते हैं, मेरी बीवी कहती होटल फ्री कोई नहीं देते, तुमने कितना पैसा हारा है उसका हिसाब करो जरा, ये होटल आप ही ने पे कर रहे हो, पहले एडवांस पे कर चुके हो आप, कोई फ्री नहीं कसीनो देता, सब आपके ही पैसों से होता। फ्री मतलब प्रोडक्ट आप हो, राइट। उनको पता है मैं जीत के आया था, उन्होंने कहा भी आएगा वापस, उनका 10-15 हज़ार डॉलर लग गया होगा, उनको पता कि आदमी मोटा खेलता था वहां पे, तो भैया उन्होंने मेरे से कमा लेने। फिर मेरे जैसे 10 बंदों को उन्होंने चार्टर प्लेन भेजना है, उन्होंने 2 में नहीं कमाया, 3 में नहीं कमाया, 7 में उन्होंने कमा लेना है, बाकी उनका तो घर पूरा हो गया ना जी। तो इस तरह से वो प्रलोभन देते हैं आपको कि आप कसिनो में आओ, खेलो, जुआ करो, आपको देखना है आपने घर बर्बाद करना है या नहीं। गैम्बलिंग के ऊपर हम एक अपना पूरा एपिसोड कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि गैम्बलिंग से जितना दूर रह सकते हो रहो भैया। गैम्बलिंग से कभी भी किसी भी टाइप की गैम्बलिंग हो, किसी भी टाइप की। स्टॉक मार्केट में अब क्या हो रहा है, गैम्बलिंग की प्रवृत्ति वाले लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस कर रहे हैं, तो वो तो नुकसान में ही रहेंगे, हारेंगे। 10% लोग जीत रहे हैं, 90% हार रहे हैं। जो 10% है वो कह रहे आने दो आने दो आने दो, भारत तो 10% वाले बनो जी। भारत में हस्बैंड वाइफ भी काफी बड़ी कहानी है जी। वहां के हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं, लड़ाई करते हैं? 2 तरह के हैं। एक तो जो ओरिजिनल गोरे हैं ना वहाँ के ओरिजिनल, उनमें तो फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं जैसी हमारे यहाँ है। अच्छा, आपके लिए न्यूज़ होगा, लेकिन मैं भी हैरान हुआ। जो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग कल्चर, जैसे आप अगर मद्रास में चल जाओ, वहाँ पे फैमिली वैल्यूज और हैं, केरला में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। अब कभी आप दिल्ली में चल जाओ और माहौल होगा, हर तरह शहर का अलग अलग माहौल है। गोवा में चल जाओ और तरह का सिस्टम है। तो वहाँ पे जो ओरिजिनल गोरे हैं ना जी, उनकी फैमिली वैल्यूज वैसी हैं जैसी हमारी हैं। उनकी लड़कियाँ 14 साल 15 साल तक बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती, उनको ये हर चीज वहां पे क्लियर है। यही बात मैं पुरानी बात में कर रहा था, प्रॉपर एसओपी स्टैंडर्ड बना हुआ है। यस एग्जैक्टली, क्लैरिटी है, हर चीज की क्लैरिटी है कि 15 का बर्थडे हो गया, इसके बाद आप कानूनी तौर पे जाओ बनाओ बॉयफ्रेंड, अपना बना सकते हो, बना लो। तो यहाँ पे तो भाई कोई सेट पैटर्न नहीं है, नहीं सेट पैटर्न ही नहीं है। आपने कुछ सिस्टम तय ही नहीं कर रखे। अपनी लड़की को 20 की भी हो जाए, उसको बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं आपके पेरेंट्स देते। अब तो खैर बदल गया माहौल काफी हमारे वक्त से, लेकिन फिर भी इसको गलत माना जाता है। वहां पे ना हर चीज क्लियर है कि मेरे पैसे मेरे, आपके पैसे आपके, दोस्ती हमारी पक्की। अब यहाँ पे हम रहते थे, जब बात होती थी वहां पे खाने जा रहे हैं 4 दोस्त, कैसे करेंगे वहां पे, वो अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे। आपने भी शायद सुना हो, अमेरिकन सिस्टम में डच सिस्टम कर लेंगे कि बांट लेंगे, जितना भी वहां पे खाने पीने खर्चा आएगा, चारों डच सिस्टम, हाँ, डच सिस्टम कर लेंगे, अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे, हमने सुनते थे। तो अमेरिकन सिस्टम क्या है भैया, बहुत बढ़िया सिस्टम है, आपको असमंजस नहीं होती। हम लोग 4 इंडिया वाले दोस्त खाने जाते हैं ना बाहर, तो रेस्टोरेंट में बिल, जब बिल का वक्त आता है, कोई हाथ धोने चला जाता है, कोई जेब में हाथ डाल रहा है, ओ यार मैं तो पर्स भूल गया, ओ यार मैं तो क्रेडिट कार्ड मेरा चल, ऐसे होता है ना। हाँ, तो वहां तो ऐसा होता ही नहीं भैया, वहां तो क्लियर है। हाँ। 4 बंदे हो, $100 का बिल आया, आपने 4 बंदे $25-25 देने हैं, आपने बात खत्म हो गई, क्लैरिटी। तो जाने में भी आपको शर्म नहीं। हमारे यहाँ जाते वक्त भी रेस्टोरेंट में ले जा तो रहा हूँ, यार ये खर्चेगा कि मैं खर्चूंगा, पिछली बार इसने खर्चे थे, इस बार मैं खर्चूं, तो भाई क्लैरिटी होगी, उसमें डिस्प्यूट नहीं होंगे। ये क्लैरिटी इंडिया में होनी चाहिए हर चीज की। बिजनेस में भी पैसे है, आपने किसी से पैसे लेने हैं, मंगलवार को दूंगा जी 5 लाख रुपए, फोन करे मंगलवार, ओ यार हाँ वो चिंता ही नहीं करो, वो पैसे आगे आ जाएंगे पैसे, वो टेंशन ना लो। वो भैया टेंशन क्यों ना ले, उसको 5 लाख रुपए किसी और को देने हैं तेरे से लेके, तूने कहा था मंगलवार को दूंगा, दे दो उसको, तो टेंशन ना लो। ओ भैया एक छोटा सा टेंशन से याद आ गया, मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करी चंडीगढ़ में पिछली बार जब मैं आया, तो वहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी योगा की टीचर, बहुत अच्छी क्लासेस। एक दिन हमने सुखना लेक पे, कहते जी सुबह आज हम योगा वहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास योगा मैट्स नहीं थी, क्योंकि हम उस जो योगा का सेंटर था वहीं उन्हीं की मैट यूज़ करते थे।
तो उस फोन पे बात हुई, मैडम कैसे, तो कहती हाँ सुखना लेकर कल आ जाओ। मैं कहा हमारे पास मैथ्स नहीं है, तो कैसे मैथ्स का करना है, तो टेंशन ना लो आप, इशू ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा कैसे, कहती मैं कहा आप हमें को तो हम खरीद लेते हैं, नहीं या आपके जो सेंटर है वहाँ से, कहती हमारा ड्राइवर है वो वहाँ से उठा लेगा, तो वो वहाँ ले जाएगा, पर वो सुखना लेक के पास ही रहता है, उसके लिए वहाँ जाना ना मोहाली में मुश्किल हो जाएगा, तो कोई नहीं कर लेंगे, उसको कह दूंगी, मैं बोल दूंगी, देख लेंगे, तो आप इशू कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है। तो मैंने कहा मैडम इशू तो है, फोन रखने के बाद भी मुझे कहा इशू तो वही का वही है, क्या आप लाओगे या मैं लाऊंगा, मुझे गारंटी नहीं लाए, यस नो बता दो भाई कहाँ तूने लाना है या मेरा लड़का ड्राइवर वो ले आएगा। बात उधर की कर दी, उधर भी कर, बाद में कह दिया कोई इशू ही कोई नहीं है। ओ यार कैसे कह देते हो आप इशू कोई नहीं, टेंशन ना लो। और टेंशन क्यों ना ले, टेंशन तो आप दे रहे हो दूसरे बंदे को, जब पैसे नहीं आप मंगलवार को वापस कर रहे, तो टेंशन तो उसको होएगी ना जी, दे दो भाई उसको पैसे, मंगलवार फिर टेंशन खत्म है। और टेंशन ना लो, आ जाएंगे पैसे, वो आ जाएंगे मतलब कैसे भाग के आ जाएंगे अपने आप, तुम दोगे कब दोगे, 12 बजे दोगे, 1 बजे दोगे, तुम देने आओगे, मैं लेने आऊंगा, पक्की को बात फाइनल करो। हमारे वहां तो भैया हर चीज क्लियर है, साफ बात है, क्लियर, इतने बजे आऊंगा, इतने बजे आऊंगा, नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। खेलने के लिए स्केड्यूल बनाया, जो स्केड्यूल बनाता है हमारा खेलने वाला गेम वाला, उसको मैंने स्केड्यूल बनाते हैं दिसंबर में अगले साल का, मैंने बता दिया कि भैया मैं फरवरी 11 तक आउट ऑफ टाउन हूं, मैं बाहर हूं, तो मेरा स्केड्यूल मेरा उन्होंने नहीं बनाया कोई भी मैचेस का, 11 फरवरी के बाद का मेरा स्केड्यूल बना हुआ है, वहां मैं जाऊंगा खेलूंगा जो भी मेरी गेम है। तो मेरा इस तरह से सिस्टमेटिकली बात हो, पहले सबको ईमेल चली जाती है कि भैया कौन कौन किस किस डेट में अवेलेबल है, लोग पहले प्रोग्राम 3-3 4-4 महीने का पहले ही बना के रखते हैं, अक्टूबर में वहां जाऊंगा, सितंबर, हर चीज प्लान्ड है, यहाँ पे तो हो जाती है, हर चीज हो जाती है। अच्छा वहाँ के लोग बोलते बड़े सॉफ्ट, बड़े गोरे जी। ऐसे होते, बट जब भी हम एथलीट की बात करते हैं वो नंबर 1 आते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन या जब बाहर के जितने भी लोग हैं, क्या इसके पीछे आप जो कह रहे हैं अभी बार बार आपके डिस्कशन में गेम आ रहा है, मतलब गेम को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि उसकी शेड्यूलिंग हो रही है, उसके लिए चर्चा हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट गेम है वहाँ? चंदन जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो गेम को इतना सीरियसली वो वहाँ लेते हैं, एडमिशन कॉलेजेस में मिलती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है जो स्पोर्ट्स में आ जाए, बच्चों का होता है कि स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है मुझे, पेरेंट्स एनकरेज करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की गेम नहीं छोड़ते, चाहे जॉब से छुट्टी लेनी पड़े उनको, जो भी हो जाए मर्जी, जितना मर्जी इमरजेंसी हो, अगर बच्चे सॉकर की गेम है ना उनकी, पेरेंट्स वहाँ पे कुर्सियाँ डाल के 1 घंटा पहले बैठ जाएंगे उनको एनकरेज करने के लिए अपने बच्चों को, सारे साइड पे इतना अच्छा लगता है। पेरेंट्स बच्चों को यहाँ पे जो खेलने चला जाए कहते हैं यार रुट जाने मर जाने, घर आके पढ़ाई कर, तेरा प्यो करेगा, तो खेलने चला गया। तो स्पोर्ट्स को यहाँ पे एनकरेज नहीं इतना किया जाता, इसलिए वो स्पोर्ट्स में आ गए हैं। दूसरी वो आगे क्यों है स्पोर्ट्स में, उनकी तरक्की क्या है? चंदन जी आपने नोट किया होगा, जो देश फाइनेंशियली और विल पावर जिसकी स्ट्रांग हो, जो अच्छा चल रहा हो, इसकी इकॉनमी अच्छी चल रही हो, उसकी स्पोर्ट्स हमेशा अच्छी होती है। आप देख लो हिंदुस्तान पिछले 2-4-5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, जब से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंट हुआ, हमारी क्रिकेट टीम का बिहेवियर कैसा है? पहले कैसा था? गजब का। पहले कैसा था? इंग्लैंड सामने आया, गोरे हैं, उनकी बाल क्या वैसे ही हार जाते हैं डर के, साइकोलॉजिकली प्रेशर, राइट? अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उनके जो एथलीट जब कंपीट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनको होता है कि आई बिलोंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। पाकिस्तान की क्रिकेटर का क्या हाल है? ठीक है, क्यों है भैया? उनकी इकोनॉमिक हालात देखो, वो इंडिया के देखते हैं क्रिकेटर अंग्रेजी बोल रहे हैं, अच्छी पहन रहे हैं, अच्छे एंडोर्समेंट्स है, पैसा बना रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे देखते हैं सबको, तो उन इंडिया के बॉलर जो उनके सामने आते हैं, उनकी वैसे ही अंदर से ऐसे होता है कि यार इनके साथ खेल रहा हूँ, ये इंडिया की टीम है। पहले यही हाल इंडिया का था। यस, इंग्लैंड को देखते, ऑस्ट्रेलिया को देखते हम कैसे घबराते थे, अब हमारे लिए क्या है? वो कुछ भी नहीं है। हमारे आईपीएल में खेलने के बाद वो हमारे बच्चे लगते हैं हमारे सामने, राइट? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। अमेरिका में गोल्ड मेडल ज्यादा जीतने का या किसी भी गेम को खेलने का जज्बा उनमें यह है कि यार वी कैन बीट द वर्ल्ड, दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, वो आत्मसम्मान, yes, विल पावर। यस, वो बच्चों को जो मिलती है, जब आप कह रहे 17-18 साल का जो बच्चा है, एक बात मैं और कहना चाहिए, यहाँ पे बच्चे 16-17-18 पढ़ाई में तो एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको एक 50 आदमियों के आगे खड़ा कर दो, माइक पकड़ा के बोलो इनके सामने, बोल नहीं पाएंगे। वहां पे स्कूल में ये बताया जाता है, सामने आप क्लास है, स्टेज पे आके उनको रोल दिए जाते हैं, आप बोलो, बताओ, लीडरशिप क्वालिटीज पैदा की जाती है, कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, ठीक है? इवन पेरेंट्स को
मेरे स्कूल में बच्चों को मेरे को बुलाया एक बार कि आप इमिग्रेंट्स की स्टोरी बताओ कि कैसे आप आए यहाँ पे, कैसे सेटल हो गया, आपकी ज़िंदगी कैसी है। तो मेरे को उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया अपने बच्चों की क्लास के सामने, सारे बच्चे थे वहाँ पे, तो मैंने अपना लेक्चर दिया कि मैं ऐसे आया, ऐसे मेरे को कल्चरल डिफरेंस, ये जो भी बात हुई। तो वहाँ पे इस तरह से आपको मौका देते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ का, आप में कॉन्फिडेंस बनता है। वहाँ पे 5 साल का बच्चा इस कॉन्फिडेंस से बात करता है। खैर इंडिया में भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, लेकिन उसके बेस चाहे जो भी हो, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पे बच्चों को नहीं सिखाई। एकेडमिक पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाता है, स्पोर्ट्स पे जोर नहीं दिया जाता, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज पे जोर नहीं दिया जाता, उसकी रिसर्च के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। वो नकल का चक्कर है, घोटा लगा लो, घोटा लगा के ये 90% ले लो, 95% ले लो। यानी शुरुआत एजुकेशन से ही हो रहा है। राइट। अगर देश बदलना है तो एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बदलो। एब्सोल्युटली। कि शुरुआत वहीं से होगी, माइंडसेट वहीं से डेवलप होगा, करेज, विल, सब कुछ वहीं से आएगा। बिल्कुल। जिस दिन स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होना शुरू होगा, लॉन्ग टेनिस कंपटीशन होना शुरू होगा, लोग सीखेंगे। सही। ठीक है। और जब मेंटल वो स्ट्रांग होंगे तो चीजें और भी होंगी। वहां पे ये भी सुना जाता है कि कई शादियां कर देते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मेरे सुनने में तो नहीं आया कि बहुत सी शादियां कोई लोग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या छिप छिप के सब कुछ करते हैं लोग। वहां पे लड़की 10 बंदे एक वन टाइम वन, उसको छोड़ा, पसंद नहीं आया। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, 30-30 साल शादी के हो गए हैं, मिजरेबल कंडीशन है हस्बैंड की या वाइफ की, इधर वे ले लो आप, निपटा रहे हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, डिवोर्स नहीं लेना, घुटन में जी रहे हैं। औरत की लाइफ देखो, मेरे कई जानने वाले हैं, पैर की जूती समझते हैं औरत को। 30 साल से वो सफर कर रही है। मेरा दिल करता है उसको कहूं यार मार इसको धक्के, बाहर निकाल दे घर वाले को, अकेली रह, ज्यादा बेहतर जिंदगी होगी, पैर की जूती बन के क्या जीना। तो भैया वहां पे क्या होता है कि सफर नहीं करते लोग, डिवोर्स ले लेते हैं। घुटन जब हुई आपसे तो डिवोर्स ले लिया और मूव ऑन, लाइफ में आगे चलो। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे अब डिवोर्स तो होने शुरू हो गए हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद होते हैं। पैसे चाहिए, अब बिजनेस हो गया यहाँ पे। यस। तो वहां पे डिवोर्स होने के बाद जो एक्स वाइफ है ना जी, क्योंकि बच्चे कॉमन होते हैं, बच्चे उनसे हुए पड़े होते हैं, तो उनके जरिए इतने अच्छे दोस्त होते हैं वो पुराने हस्बैंड वाइफ जो है, इतने म्यूचुअली प्यार मोहब्बत से आपका डिवोर्स होता है। उसके बाद आपके दोस्त की तरह रिलेशन होते हैं, चलो आज घूमने चले। हाँ, पुराने हस्बैंड वाइफ आप घूमने चले जाते हैं, कहीं कॉफी पी के आते हैं, कहीं ड्रिंक करके आते हैं, दोस्तियां होती है, दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी है कि ये प्रॉपर्टी थी, आधी आधी हो गई, हर चीज कानून के मुताबिक हो गई, कोई झगड़ा रहा ही नहीं। तो यहाँ पे घुट घुट के अंदर रख के, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बीवी कहेगी मेरे पति देवता, मेरे पति, ओ परमेश्वर, ओ कैसा परमेश्वर, उसमें परमेश्वर की तो कोई नेड़े तेड़े भी कोई परमेश्वर वाला काम नहीं है उसमें। फिर आप उसको परमेश्वर मान रहे हो भाई, उसको सबक सिखाओ। और आदमी क्या होता है, ताकत समझते हैं, हो वाइफ तो बोल नहीं सकती मेरे, ओ भाई नहीं बोल सकती, इसीलिए तू नजायज फायदा उठा रहा, पता हो आगे से बीवी बोलने वाली है। अब आज की जनरेशन, आप तो आगे की जनरेशन में, आपके तो पता होगा, कुछ बोलो तो वाइफ कैसे आगे से जवाब देती है, आपको पता होगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर कितने हैं? बहुत से, बहुत बहुत बहुत। ओके। यस। वर्किंग स्टाइल कितना है वहाँ पे? लाइट है, बहुत स्ट्रेस है? बहुत कम है, बहुत लाइट है। कितने घंटे? 40 घंटे का काम है हफ्ते में। 40 के बाद अगर 41वां घंटा आप काम करोगे हफ्ते में, 8 घंटे रोज, 5 दिन, 40 घंटे ऑफिशियल है। 40 के बाद आपको ओवर टाइम 1.5 टाइम देना पड़ेगा। 60 आवर्स के बाद अगर आप काम करते हो तो 2 टाइम देना पड़ेगा। आप जैसे $20 घंटा का ले रहे हो सपोज, तो 60 घंटे के बाद वाला 61 वाला घंटा जो है ना आपका $40 का होगा घंटा। अच्छा, घंटे के हिसाब से चलता है? घंटे के हिसाब से चलता है। एक पर डे आपने 8 घंटे काम किया, 9 घंटे काम कर लिया ना, 1 घंटा आपका ओवर टाइम हो गया, 1.5 गुना। तो कोई भी ओवर टाइम करके राजी नहीं है वहां पे, कोई भी ओवर टाइम नहीं करता। फन करते करते यार 40 घंटे बहुत है, इससे ज्यादा करें। यहाँ पे लोग जैसे आपके एम्प्लॉइज हैं, अब आप कहोगे एम्प्लॉइयों को बिगाड़ रहा है, शाम को 10 बजे 11 बजे तक बेचारे यहाँ खड़े रहते हैं, सुबह आए 9 बजे, आपने उनके जो सैलरी दी उनको दिया, ओवर टाइम दिया? नहीं दिया। नहीं। उनके घंटे की चिंता ही नहीं, कितने घंटे काम करते हैं हफ्ते में, संडे को भी बुला लेते हो वहाँ पे, भैया मंडे टू फ्राइडे दैट्स इट। कराना है काम, ओवर टाइम के लिए बुलाओ, किसी को करना है तो करेगा, ओवर टाइम करेगा, 1.5 गुना तनख्वाह लेगा। 8 से 8 घंटे हुए, वहीं का वहीं पेन छोड़ा, निकल गए। तो एम्प्लॉयर को भी पता है कानून क्या है, जबरदस्ती। हाँ, वो काम भी वैसे ही देंगे, वैसे डेडिकेट। राइट। काम बहुत लाइट है। स्ट्रेस कैसा है लोगों को वहाँ? देखो स्ट्रेस इस कारण से नहीं है काम, लेकिन ना वो इतने कैपेबल नहीं है अमेरिका के लोग। अब आप कहेंगे ये बड़ी अजीब बात कर रहे हो आप, अभी आप कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हो। भाई साहब 90% लोग अमेरिका के डफर्स हैं। अरे बाप रे। जी, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ।
लकीर के फ़कीर हैं। 5-10% लोग अमेरिका को चला रहे हैं। अमेरिका को चलाने वाला कोई और है, बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो आप सोचते हो गरीबी नहीं है, गरीबी, वो बस बियर शाम को पी, ड्रग्स लिए, बस वॉलमार्ट पे काम किया, $18 घंटे का काम किया, मिनिमम उनका महीने का 3,000 बनता है, उनका 3,3200 खर्चा है, एक पैसा जेब में नहीं। उनके बैंक में 50% के करीब अमेरिकन बैंक लोगों के बैंक में इतना पैसा भी नहीं है कि वो 2 महीने का भी खर्चा निकाल सके। 50%? जी, आप गूगल करके देख लीजिए, इससे ज्यादा ही है। वो लोग खर्च कर देते हैं सारा। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये मत सोचो कि अमेरिका में गरीबी नहीं है। आप ऐसे ऐसे शहर जाके देखो, वहाँ पे टेंट लगा के लोग रह रहे हैं। लॉस एंजलिस के बाहर, शिकागो के बाहर, सैन फ्रांसिस्को के बाहर, सैन डिएगो, जो दुनिया में इतने इतने बड़े अमीर लोगों का शहर है, बेवर्ली हिल्स जहाँ पे अरबपति बिलियनर्स रहते हैं, उसके बिल्कुल 2 किलोमीटर जाके देखो, टेंट लगा के लोग सोए हुए हैं। वहाँ पे बाथरूम, वहीं पे सब कुछ, सोना बना यहीं पे। साफ सुथरा शहर है, गंदा शहर है? अरे सुंदर भी है, गंदा भी है। जहाँ उन इलाका जो मैं बता रहा हूँ, टेंट लगा के लोग रह रहे हैं, तो वो कैसे सुंदर हो सकता है? मैं एक ब्लॉग देख रहा था अमेरिका का, वहाँ पे एक कोई उसने शहर बताया जहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत गरीबी है, और वहाँ के पे गुंडे लोग रहते हैं। वहाँ सरकार का कुछ नहीं चलता। ठीक कह रहे हो आप। ऐसे बहुत से इलाके, नो गो एरियाज कहते हैं उनको। हाँ 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 हाँ। नो गो एरियाज होते हैं, वहाँ पे उनका ड्रगीज ये हैं, गवर्नमेंट उनको छेड़ती नहीं है। लगे रहो जहाँ लगे रहो, यहीं रहो। अब वहाँ कोई चला गया तो वो बुरा हाल कर देते हैं बस उसका। ऐसा ही है। अब इवन न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क शहर की बात कर रहे हो आप, न्यूयॉर्क, हाँ, मैं तो उस इलाके में नहीं गया, क्वींस का इलाका या शायद हाँ, कहते वो हैं। राइट। तो वहाँ पे भाई साहब आप फोन पर्स खोस लेंगे आपका, गारंटेड। गोली ऐसे चलाते हैं, गोलियां। एक तो वहाँ पे अमेरिका में है कि जब वॉलमार्ट से जाके बंदूक ले लो, मतलब सी मर्जी, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे यहाँ लाइसेंस होता है वहाँ ऐसे मिल जाएगा? यही तो अमेरिका में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये राइट है कि हर बंदा अपने आप को आर्म कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वहाँ पे। तो गलत भी तो हो सकता है वो। तो हर घर में 10-10, 20-20 गने हैं भाई वहाँ पे, तो हर घर में। अच्छा, हाँ, मैंने बताया मेरे पास गन नहीं है, ओ यार तेरे पास गन नहीं है, सारे हैरान है। मेरे पास पड़ी है 5-7 दे जाता हूँ, शाम को 20-25 पड़ी है, 2-4 तेरे को दे दो। मैंने कहा मैंने करनी क्या है? कहते तेरे घर को आ गया फिर। इनसिक्योर बहुत है अमेरिकन लोग, बहुत इनसिक्योर है। तो वहाँ पे क्या होता है, कानून क्या है, कानून उनकी फेवर में है। मेरे घर के आंगन में कोई बंदा आ गया, कोई बंदा, मेरा को हक है कि एक बंदूक निकालूं, उसको गोली मार के वहां मार दूं और पुलिस को फोन कर दूं, लाश उठा लो यहां से। अरे बाप। जी हाँ, क्या है, सेल्फ डिफेंस। कि भैया मेरे प्रेमिसेस में आया वो, तो मुझे खतरा महसूस हुआ, मेरे को अनजान है आदमी, क्या पता क्या कर दे ये बंदा, तो मैं उसे, वो उससे पहले कि वो अपनी गोली बंदूक निकाल के गोली मारे, मैं उसको मारूंगा। गोली मार दी, पड़ गया, पुलिस को फोन। वो मेरे प्रेमिसेस में आया क्यों? बिनी, उसे कहते हैं ट्रेस पासिंग। मेरी बाउंड्री में वो ट्रेस पासिंग कर रहा है कोई आदमी, हाउ ही कैन कम। एक बात बताऊं, हमारा जो फ्रंट यार्ड इतना बड़ा ना, तो साथ वाले का भी है, उससे परले वाले से मेरी दोस्ती है। तो मैं जब तीसरे वाले के पास जाता हूँ, तो मैं उसके फ्रंट यार्ड, खुली जगह, बहुत सारी फार्म हाउस है हमारे, तो मैं ऊपर से घूम के सड़क से जाके उसके घर जाता हूँ। क्यों? उसकी प्रॉपर्टी से नहीं मैं गुजरता, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी इजाजत के बगैर मैं कहाँ क्यों गुजरूंगा? ये कॉमन सेंस है। मैं उसकी, हालांकि वो कुछ नहीं कहेगा, मेरा पड़ोसी है, पर भैया कॉमन सेंस है, मैं उसकी प्रॉपर्टी में घुस रहा हूं। उसको खतरा हो सकता है कि क्यों मेरे घर के, मेरे आंगन से गुजर रहा है। वो चाहे तो गोली भी मार सकता है, मार सकता है, लेकिन मैं पड़ोसी हूं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर अनजान आदमी कोई उसके वहां आ रहा है तो गोली निकालो, ठा मार दो, बस। ऐसे करते हैं लोग, आम होता है वहां पे, तभी तो किलिंग्स होती है अमेरिका में। गन आप देखा नहीं, बच्चे स्कूल में जाके गने चला देते हैं, बाप की गन घर से उठाई, बच्चों को तो गन नहीं ना अलाउड होती, लेकिन माँ बाप की गन्स घर पे होती है, उठाते हैं। 16 बच्चे मार दिए, 18 बच्चे मार दिए स्कूल में जाके, आपने अक्सर देखा होगा, काफी न्यूज आते हैं। गन कल्चर जो है ना, इसके 2 पहलू हैं। अब कनाडा वाले कहते हैं कि हमें गन कल्चर चाहिए, क्योंकि वहां पे अब इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है, कनाडा में क्राइम रेट बढ़ गया है, वहां पे सेल्फ डिफेंस इज नॉट ए राइट इन कनाडा। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ डिफेंस इज ए राइट। वहां पे प्रेरोगेटिव है आपका, मतलब आपको सर्कमस्टेंशियल प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे इससे खतरा था इसलिए मैंने इससे गोली मारी। अमेरिका में मुझे नहीं प्रूव करना है कि मैंने इसलिए इससे गोली मारी। तो फिर क्या इंटेंशनली भी मार देते होंगे लोग?
भाई कौन क्यों किसी को मारेगा ऐसे? हम है तो ऑल ह्यूमन बींग्स ना। अगर आप किसी को मारोगे तो कोई आपको भी तो मार कोई सकता है। ड्रग्स में है, मान लो भैया नशे यही में बात मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर गन्स आप घर घर में, कहते हैं ना अमेरिका में क्राइम रेट बहुत है, गन्स बहुत गोलियां चलती हैं। भैया अगर इंडिया में आप हर घर में 10-10 बंदूकें दे दो और फिर देखो क्राइम रेट कितना है। अमेरिका में हर घर में 10-10 बंदूकें, फिर भी क्राइम रेट देखो कितना है। उसके बावजूद भी लोग रेजिस्टेंट। आप शो नहीं कर सकते गन। जो गन है ना आपकी हिडन होनी चाहिए। अलग स्टेट का अलग अलग रूल है, वहां पे कंसील करते हैं अमेरिका आप। में हाँ, आपने रिवॉल्वर रखी हुई है ना, तो यू कैन नॉट शो। मैंने आपको दिखा दी गन तो मेरे पे केस हो गया। मैंने वहां आपको पे? दिखाई क्यों गन? वहां पे हाँ जी, दिखाने पे भी कंसील करनी पड़ेगी आपको। कई स्टेट्स के रूल हैं कि आप ओपन रख सकते हैं गन, दिखा सकते हैं। कई स्टेट्स के रूल ऐसे हैं। अब न्यूयॉर्क में ऐसा है कि कंसील करना पड़ेगा आपको। आप गन नीचे रखो, कहीं कार में नीचे रखो, सीट के नीचे, जहां भी रखो, नजर नहीं आनी चाहिए। आपने एक्सपोज कर दी गन तो उसको खतरा हो गया। वो कहते हैं कि उसको आपने डरा दिया, थ्रेटन कर दिया, गन निकाल दी। डरता है ना अगला आदमी। तो इसलिए ये कानून है वहां पे कि आप कंसील करके, कैलिफोर्निया में कंसीलमेंट का रूल है, कंसील करके रखो। तो गन के लिए तो बहुत बड़ा झगड़ा है। अगर आप कहीं कह दो भी गन खत्म कर दो, लोग लॉबी करते हैं गन कल्चर के खिलाफ, वहां के गोरे खड़े हो जाते हैं। नो, दिस इज आवर राइट, हाउ कैन वी लेट इट गो? नो, गन्स, कीपिंग गन्स इज आवर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा उसको, एक गन कल्चर को खत्म करने के लिए। गन की लॉबी भी है वहां पे, गनें बिकती बहुत है। इतनी इतनी महंगी ये AK-47, ये वो, सारी लोगों के घरों में ढेर की ढेर गनें पड़ी हैं, सबके घर में। वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि मेरे घर में 10 गन्स हैं। मैंने नहीं कभी महसूस किया कि भाई मुझे किसी से खतरा है। आपकी लड़ाई हुई कभी, क्योंकि आप कसिनो में थे? नहीं, कसिनो में लड़ाई नहीं होती। कसिनो में तो हमारी सिक्योरिटी होती है। कोई जरा सा भी थ्रेटन करे किसी को, या कोई जैसे ना डीलर्स हैं, कोई बंदा बहुत हार जाए, शराब पी रखी होती है, डीलर को कर्स भी करे तो सिक्योरिटी उठा के उसे ले जाती है। एक्सीडेंट वहां रेट कैसे है? एक्सीडेंट काफी है क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो अगर वन वे है तो एक्सीडेंट कैसे होता है? नहीं, वन वे हर जगह तो नहीं ना है। अच्छा, तो वन वे भी होने के बावजूद भी आस साइड पे, एक ही सड़क पे जाते हुए भी तो एक्सीडेंट एक दूसरे के साथ कर सकते हो। ड्रंक ड्राइविंग बहुत है। ड्रंक। दुबई गए आप? दुबई गया हूँ। कैसा लगा दुबई? बहुत अच्छा, दुबई बहुत अच्छा है, Well फार बेटर देन disciplined. अमेरिका। आप मतलब कानून व्यवस्था ले लीजिए, सिक्योरिटी ले लीजिए, उनकी सड़कों की सफाई ले लीजिए। हाँ, नंबर और वहाँ वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते जल्दी? एक्सीडेंट नहीं होते ये क्योंकि मैंने- ड्रंक ड्राइविंग वहाँ पे बहुत सख्त कानून है। वहाँ पे हाँ, अमेरिका में भी कानून सख्त है। हाँ, मेरी जब जात थी ना कसिनो में, अगर मैंने ड्रंक करके कार चला ली, और DUI उसे कहते हैं, ड्रंक अंडर द इन्फ्लुएंस, टिकट मिल गई, उसे टिकट कहते हैं हमारे यहाँ, चालान कहते हो आप लोग। तो अगर DUI की टिकट मिल गई, मेरी इमीडिएटली जॉब गई। मेरी पूरी बैकग्राउंड चेक होती है कि ये बंदे की कहाँ, किसने कहीं एक पैसे कोई हेरा फेरी हो, किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट करी हो, सारी कसिनो में हिस्ट्री। सबसे ईमानदार आदमी को कसिनो में जॉब मिलती है। अगर आपको कोई ना, मैं कसिनो में जॉब करता हूँ, तो आप सीधा समझ लो कि आदमी एक नंबर है, बिल्कुल सही बात अच्छा, है। हाँ जी, ऐसे नहीं मिलेगा? अरे वहाँ पे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। हर साल आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट होता है कि इस साल में तो नहीं आपने कुछ किया। DUI की एक टिकट मिल गई, एकदम जॉब गई, निकलो जॉब से। हम लोग इसलिए मतलब जो कसिनो में जॉब करते हैं, एक नंबर के मतलब ईमानदार। आपको कुछ सुधारना है तो रूल स्ट्रिक्ट बनाओ। यस, और उसको इम्प्लीमेंट कराओ। रूल तो ये भी है, हाँ, रूल तो है। इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? अच्छा, वहाँ कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था हाँ, किस सेटिंग हिसाब चलता से? है, घुस चलता है वहाँ सेटिंग? ओह नो, एब्सोल्युटली नो, सोचो भी मत। अच्छा, हाई लेवल पे चलता होगा, अच्छा, हाई लेवल पे। हमें नहीं जाता। किसी पुलिस वाले को आप सोच में हंस पड़ते हो, कोई ना, यार इसको 50-100 रुपए दे दूं पुलिस वाले को, और मतलब आप तो गए, दूसरा केस पड़ गया आप पे। इंडियन पुलिस भी है वहाँ पे? भारत के लोग कहीं भी? बहुत रेयरली होंगे। ये मूवीज में देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंडिया नहीं। की पुलिस। नहीं, वो कनाडा के आप देखते हो, कनाडा में काफी इंडियंस है पुलिस अच्छा, में। अमेरिका में में कम है, लेकिन इक्का दुक्का नजर आ जाएंगे आप आपको। पकड़े गए किस बात में? पुलिस में? किस में? किसी भी रीजन से? नहीं, अच्छा, कभी नहीं। मैं पकड़ा जाता तो मैं जॉब से एकदम से जाता। अच्छा, मतलब ये पकड़े गए तो बहुत चीजें आपकी कोई गलत खराब हुआ, होंगी। अगर आपके ऊपर केस कोई हुआ किसी तरह का, आपको पकड़ा गया, देखो जी, ड्रंक ड्राइविंग के लिए वो पकड़ते हैं, वो आपको देखते हैं। देखो पुलिस वाले जो है ना वहां पे बहुत ही इज्जतदार समझते हैं आपको। पुलिस वाले मुझे रोकेंगे ना, सर करके बात कर रहे हैं, सर कैसे हो आप ठीक हो? अब मेरी कार अगर इधर उधर जा रही है, पीछे से वो फॉलो कर रहे हैं, भाई इसकी कार इधर उधर जा रही है, या तो ये बंदा बीमार है, कोई दिक्कत है इसको,
या है ना, पिया हुआ या है। इसने पिया हुआ है, पीछे लगाई लाइटें देते हैं, पी 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 लाइटें देंगे, आप रुकोगे साइड पे बड़ी इज्जत से, निकलोगे नहीं बाहर आप, क्योंकि आप में गन हो सकती है, उस पर चला दो, उसने अपनी सेफ्टी, वो कहेगा अरे यार, हाँ, पुलिस वाले की पुलिस को सेफ्टी भी मार सकते हैं। पुलिस वाले बहुत मरते हैं, गन क्यों, गन हर बंदे के पास है, पुलिस वाला आया उसने गन निकाल के गोली मार देनी है, पुलिस वाला मर गया। अरे तो पुलिस वाले को मारेंगे तो कानून तो पकड़ेगा ना सर। तो फिर उनको ये ड्रग लिए होते हैं ना जिसको, उसको ये नहीं पता होता इसके बाद क्या होगा, नहीं, बताया ना अगर पुलिस को 90% आप- डफर्स। अगर आप पुलिस को मार रहे हो तो भी कोई कानून नहीं है। कानून तो है, वो तो गया अंदर, वो तो गया, भागेगा, कोशिश करेगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन वो तो बाद की बात है ना, उस टाइम उनका दिमाग नहीं ना काम करता। अब पुलिस से भागने की बात, जैसे कार पीछे लग गई आपकी, तो कई लोग कार भगाते हैं, ओ भाई कहां तक भागोगे, ऊपर हेलीकॉप्टर चलेगा, पीछे से कारें चलेंगी, आ एकदम जाते से जल्दी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ऊपर बिल्कुल होता है, आपके लाइट डालेगा, अंधेरा है तो आप कहां कहां जा रहे हो, हेलीकॉप्टर फॉलो। आप कभी यूट्यूब पे देखो जाके चेज, ट्रैफिक चेज, तो आपको सैकड़ों हजारों वीडियोस होंगी कि रोज वो बनाते हैं कि ये देखो चेज हो रही है, चेज हो रही है। आप लाइव भी चलती है, अभी भी लाइव चल रही होगी, कोई ना कोई एलए के आसपास चेज चल रही है, वो भागते हैं पी के, वो सोचते हैं मैं बच जाऊंगा। आपको पता है ना 90%, वो 90% वो है, वो सोचते नहीं कि क्या है, ड्रग लिए होते हैं उन्होंने, वो सोचते हैं हम भाग जाएंगे कानून से। कैसे भाग जाएंगे भाई? मीडिया कैसी वहां की? मीडिया, उसके दो वहां पे मेन है, एक CNN है, एक फॉक्स है। CNN प्रो डेमोक्रेट है, फॉक्स जो है वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है, क्लियर डिवीजन है। छुपाता है अमेरिकन की बहुत सारी ऐसी चीजों को। हाँ, यस। जैसे इंडिया में क्या है, जो नहीं है वो भी दिखाते हैं लोग, कुछ नहीं छुपाते। यानी देश को बदनाम करने में मीडिया पूरा काम करती है। उसको नहीं पता कि बच्चे कंटेंट देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया का बड़ा रोल होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेवारी से मीडिया यहाँ पे काम नहीं करता? नहीं करता। तो वहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ से बेहतर है, यहाँ से काफी बेहतर है। वो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, अपने देश को प्यार देश करते के हैं। खिलाफ नहीं बातें करें। एक तो उनमें वैसे ही बीमारी है ना सुपीरियरिटी की, हर अमेरिकन में, कि हम बहुत सुपीरियर हैं, जो कि अगले 10 20 30 साल में इंडिया उसको गलत साबित करने वाला है। सुपीरियर है, मतलब उनको सब वो बहुत सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है उनको, लगता है अमेरिका के बाहर जिंदगी है ही नहीं, अमेरिका से शुरू ही जैसे होता है ना कुएं का डड्डू। उनको भाई साहब पूछ रहे हो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है? और सुनो, एक सर्वे हुआ, उन्होंने पूछा कि कनाडा की करेंसी, कनाडा हमारे से बॉर्डर लगता है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, कनाडा की करेंसी क्या है? आधे से ज्यादा लोगों को कनाडा की करेंसी नहीं पता। कोई कह रहा क्या, कोई कह रहा दिनार है, किसी को कुछ नहीं पता। यूट्यूब नहीं देखते वो लोग? हाँ जी, यूट्यूब नहीं देखते। और डफर है उनको अमेरिका का ही देखते हैं सब कुछ, उनको भारत मतलब बाहर के मुल्कों का तो पता ही कुछ नहीं। वो समझते हैं कि अमेरिका ही दुनिया है, कई हद तक है ही। जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं, हमें में भी ऐसी सोच है, शादियों का सीजन आता है, दिवाली में कहते हैं सोना यार बढ़ गया, अब शादियों का सीजन आ गया। अरे भैया कहाँ बैठे हो? सोने का भाव यहाँ कोई इंडिया की शादियां तय करती हैं? नो, इंटरनेशनल मार्केट में कितने हजार टन की डीलिंग हो रही है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन मेटल एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क में सोने का भाव चलता है। जब इंडिया की मार्केट खुली होती है, सोने का भाव में कोई चेंज नहीं आता, बिटकॉइन में कोई चेंज नहीं आता। अमेरिकन की मार्केट खुलेगी एकदम से बिटकॉइन। ये सच्चाई है कि इकोनॉमिक दुनिया की अमेरिका से ही चलती है। अच्छा, सोना कब लेना चाहिए, किस महीने, ये भी बता दीजिए आप। ऐसा कुछ नहीं मैं सजेस्ट कर सकता कि किस महीने लेना चाहिए। सोने से ज्यादा मैं बिटकॉइन कहूंगा। सोना कल का सोना था, आज का सोना बिटकॉइन है। आप बिटकॉइन ले सकते हैं, उसको सोने की तरह भारत ही में लें। लीगल है? लीगल है, लोग लेते हैं, ले रहे हैं काफ़ी। मुझे इसको देखना पड़ेगा कानून क्या है, कैसे है, लेकिन लोग ले रहे हैं। सर्कुलर लेके आना चाहिए इनको। हाँ जी, या क्लैरिटी हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। हाँ। लेकिन ये फ्यूचर है, ये तो सच्चाई है। अब इसको कोई जुटलाना, कोई भी, अब ट्रंप आने के बाद इसने रेगुलराइज कर देना है बिटकॉइन को, और दुनिया सारी, वहां ने ट्रंप ने किया तो इसने किया। एक सवाल ऐसे कि नहीं पूछना चाहिए बट पूछ रहा हूँ। वहाँ देखा जाता है सेक्स बड़ा कॉमन है, रोडों पे लोग किस करते हुए मिलते हैं, वो मिलते हैं, ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। ये सही है? हाँ सही है। गलत है ये ठीक है, फिर वही बात है, परसेप्शन की बात आ जाती है। गलत सही पे नहीं। हाँ, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है ना वो ओपन है, उसमें शर्म महसूस नहीं करते। 40 बार एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है आई लव यू। यहाँ पे हमने 20 साल 30 साल शादी को हो जाते हैं, अपनी बीवी को कभी कहा नहीं की जरूरत क्या है। ओ आई लव यू ना बोले तो बीवी क्या बोलती है? ओ बोलना पड़ता है। अच्छा। ओ चक्कर पड़ जाता है, फिर तो अल्टीमेटली लीड टू डाइवोर्स। ओके, तो बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलते आप? इफ यू डू यू लव मी, फिर वो आगे पूछ डू यू लव मी, यस, व्हाई डोंट यू से इट देन? आई लव यू, आई लव यू। हाँ, क्यों नहीं कहते आप?
मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। मेरा एक दोस्त था, तो वो कहता यार तूने अपनी 7 जब मैं गैस स्टेशन पे शुरू की जॉब, कहता तूने अपनी बीवी को फोन करता है तो कभी आई लव यू। मैं कहा मैं तो यार कहा ही नहीं, कहने की जरूरत क्या है। कहता नहीं क्या फ़ोन पे पहली बार मैं अपनी बीवी को, मेरी बीवी वहाँ थी, मैं अमेरिका में था, अकेला पहले गया, 1.5 साल के बाद मेरे बच्चे और मेरी वाइफ आई, तो मैंने उसे पहली बार मुंह से कांपते कांपते आई लव यू कहा। वाइफ को कभी डार्लिंग कहा। लेकिन जब मैं कसिनो में जॉब करने लगा तो वहाँ पे पैसे ही ऐसे बनते हैं भैया, जो डीलर्स लड़कियाँ हैं, मैं शुरू में डीलर्स था पहले, बाद में मैं मैनेजर बना। शुरू में जब डीलर था मेरी कमाई टिप्स पे होती थी, तो वहाँ क्या होता था कि लड़कियाँ आई तो मेरे वो जो गाइज हैं, लोग हैं, उनकी लड़कियों के टेबल पे ज़्यादा खेलते हैं, जो लेडीज़ हैं वो आदमियों के टेबल पे ज़्यादा खेलती। डीलर्स आदमी हो, देखती हैं आदमी ऐसा अच्छा बात करने वाला, थोड़ा ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है कसिनो में जाती हैं। सारे नहीं, कुछ हद तक ऐसे होते हैं लोग। तो मैंने देखा कि लड़कियां पैसे कैसे बनाती हैं कि आप कस्टमर सर्विस अच्छी दोगे, तो वो लड़कियां जो है ना, डीलर्स जो हैं, वो ऐसे ऐसे डार्लिंग हाउ यू डूइंग टुडे, आ जाओ। बंदा बूढ़ा आदमी है, वो कहता है यार मेरे पास नजरानी ने पूछा देख कितनी सुंदर लड़की है, मेरे को डार्लिंग कह रही है, इतने वो टिप टुप दे देना शुरू कर देता है। ऐसी टिप लेने का एक तरीका होता है। अब मैंने देखा कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को सारे साथ वाले कहते बोलते थे, सुनो ना बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कहाँ था है, तो कहते यार तू बोला कर उनको ऐसे ऐसे। थोड़ा तो शुरू में 6 महीने 4 महीने में थोड़ा शर्मिंदा था। आपकी जो कद काठी और हो उस समय आप तो लाजवाब या बवाल रहे होंगे। तो मैं वो बता रहा हूँ कि पहली दफा मैंने जब मेरी जुबान कम कपाई और मैंने जब पहली बार किसी लड़की को कहा, तो हनी लफ्ज अक्सर यूज कर लेते हैं वो लोग, ओके हनी नो प्रॉब्लम। मैंने जब पहली बार हनी कहा तो मेरी जुबान कांपी और मेरे बीवी का चेहरा सामने आया। मैंने कहा उसने सुन लिया, अपनी बीवी को घर पे कभी हनी डार्लिंग नहीं कहा, इस लड़की को कह रहे हो। लेकिन वो प्रोफेशन था। एक बार फिर मैंने कहा, उसके बाद ऐसा मुंह पे बैठा तो बस फिर तो घरवाली क्या और घरवाली की पड़ोसन क्या, सबको ही हनी हनी शुरू हो गया, हनी डार्लिंग हाउ यू डूइंग। तो फ्रैंकनेस वहां पे बहुत, और लोग पसंद करते हैं। लड़कियां कलर करके, हमारी जो कुलीग्स हैं जो, या वैसे भी कस्टमर भी हैं, तो उन्होंने रंग, बालों को रंग अलग अलग करती हैं। तो मेरे को पूछते हाउ आई एम लुकिंग, कैसा लग रहा है आज मेरा रंग। मैं सोचता यार कल क्या रंग था और आज क्या था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कल कौन सा रंग था। वो ब्यूटीफुल, वो वेरी गुड। तो भैया आपको बोलना पड़ता है कि ब्यूटीफुल, जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। नहीं बताओगे तो वो आपकी दोस्त ही आपको, यू आर सो रूड, आई चेंज माई कलर्स हियर, मेरा रंग बदल गया, आप यू डिडंट नोटिस इट, यू आर सो रूड। तो रूड होता है, बुरा माना जाता है कि आपने तारीफ नहीं करी। लड़कियां खास करके, उनको तारीफ करनी ही पड़ती, फिर ऐसी तारीफ की जरूरत पड़ी हो भाई, बूढ़ी हो जवान हो जैसी हो, हमने तो उसकी देखना भी किस चीज में तारीफ है, उसी की तारीफ कर देनी है। और फिर खूब पैसा बनाया भैया, जैसे शर्म हमने निकाली और एज ए टिप इतना अच्छा पैसा बनाया, इतना अच्छा पैसा बनाया, फिर हम माहिर हो गए उस काम में। साल डाढ़ के बाद ऐसी शर्म। ये अगर आपने किसी से प्यार किया और आपने शादी कमिटमेंट किया, शादी नहीं किया, वो पुलिस के पास गई, तो क्या कोई क्राइम है इसमें? कोई भी क्राइम नहीं है। किस बात का क्राइम, मेरी चॉइस है, ये म्यूचुअल होता है रिलेशनशिप। अगर मैं चाहूं नहीं आपके साथ कोई भी आज के बाद रिश्ता रखना, तो आप खत्म कहानी। एक तरफ से ही ना हो गई तो हो गई, डाइवोर्स एक तरफ से ही हो गया, ठीक है ना। म्यूचुअल कंसेंट से नहीं टूट होती, ब्रेकअप कभी म्यूचुअल कंसेंट से नहीं होता। तो पुलिस के पास किस बात के लिए जाओगे कि वो लड़का मेरे को कंटिन्यू नहीं कर रहा मेरी रिलेशनशिप, ऐसे कैसे हो सकता है? नो वे। शादी करनी है नहीं करनी, शादी नहीं करते, वैसे ही रहते हैं। 3-3 4-4 बच्चे वहां पे हो जाते लोगों के, शादी नहीं होती। 20 साल से इकट्ठे रहे, 30 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। चलिए पॉडकास्ट का लास्ट सवाल जी, कितने टाइम में आपको अमेरिकन सिटीजन वाला वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है? ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो एक इस सवाल का एक ही जवाब नहीं होता। अब जो H1 वाले हमारे जो IT इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आज की डेट में अगर देखा जाए कि उनको ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, तो कहने वाले कहते हैं कि 100 साल। यस, जो वेटिंग है ना इतनी है कि 100 साल के बाद मिलेगा IT वालों को। अच्छा, शादी का जो है वो सबसे इजी काम होता है। शादी कर अमेरिकन सिटीजन के साथ शादी अगर आपकी हो जाए तो आप मिनट में वहाँ पे ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है साथ के साथ ही। शादी वाला काम बढ़िया है। और अभी ट्रंप आने वाला है, उसने सारे रूल चेंज करने हैं। उस इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ है, वो इमिग्रेशन के खिलाफ है। तो वो क्या करता है अभी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ही इज़ वेरी डेयरिंग एंड ही सेज समथिंग, ही मीन इट, ही विल डू इट। गलत हो ठीक हो, जो उसको जैसा लगता है ना, बिंदास। वो आदमी इसीलिए जीता है। अच्छा, और रियल है, बदतमीज है, जैसा भी है, रियल है। ओबामा
और ट्रम्प में क्या अंतर है? डेवलपमेंट किसने किया? देखिए ओबामा बड़े टफ टाइम पे आया, 2008 में आया था जब इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पे था, तो उसको क्रेडिट दे सकते हो आप। देखो ऐसा होता है मिश्रा जी, इसका जवाब ये है कि कभी भी ना कोई प्रेसिडेंट को तगमा मिल जाता है, जैसे कैप्टन रोहित शर्मा है, टीम सारी खेली, आप कह दो रोहित शर्मा ने मैच जिता लिया, तो अब मोदी जी हैं, इनके सिर पे क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पिछले 8 साल में अच्छी तरक्की करी। भाई तरक्की लोगों ने करी, मोदी जी की जगह, बुरा ना मनाना, मोदी की जगह कोई और भी होता तब भी इंडिया ऐसी तरक्की करता, थोड़ा ऊंच नीच हो सकती थी। तो लीडर को वैसे क्रेडिट देना कोई बुरी बात नहीं, मैं मोदी जी को पूरा क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने काफी माहौल बनाया इंडिया में तरक्की का। लीडरशिप रही, एक्शन लिया। अब ओबामा को आप क्रेडिट दे दें कि उन्हें 2008 के बाद जो है वो अच्छे मतलब वापस इकोनॉमी को लाया। ट्रंप ने पिछले 4 साल में उसको मिली ही इकोनॉमी अच्छी, तो ठीक चल गया। अब उसे ऐसी इकोनॉमी मिली है ट्रंप को, रिपोस्ट इकोनॉमी, अंधाधुंध इकोनॉमी है अमेरिका की चल रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो इतना इन्वेस्ट हो रहा है, इतनी इस टाइम बूमिंग है अमेरिका की इकोनॉमी। तो अब जब ट्रंप आएगा, टैक्स कट्स, उसका टैक्स खत्म कर दो, रेगुलेशंस खत्म कर दो, लिबरल वो इकोनॉमी को बहुत, और प्रिंट करो नोट, प्रिंट करो, मार्केट में फेंको। अरे हाँ जी, स्पेंडर है, ही इज ए बिग स्पेंडर, दिलेर आदमी है। सारी दुनिया इस टाइम पता है आपको क्या कर रही है? सब प्रिंट कर रहे हैं, पूरे प्रिंट कर रहे हैं। हमें था अमेरिका, आपने यहाँ पे कभी टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे कई लोग कहते हैं अमेरिका इतना कर्जे में दबा हुआ, इतना कर्जे में दबा हुआ है, सुना कभी आपने? अक्सर शायद आपने ना नजर से गुजरा हो। अमेरिका का कर्जे की बहुत बातें दुनिया में होती है, इतना कर्जा है अमेरिका को, $35 ट्रिलियन का कर्जा है। तो भैया उसकी इकोनॉमी $35 ट्रिलियन की है, $35 ट्रिलियन का कर्जा है, ठीक है। अच्छा, जिसकी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उस पर 15 ट्रिलियन का कर्जा है, तो उस पर ज्यादा कर्जा है या 35 वाले पे ज्यादा कर्जा है? बताओ आप। 100% ऑफ द जीडीपी हमारा कर्जा है अमेरिका का, 110% के आसपास है। सही है ये? हाँ जी, बिल्कुल सही है। 36 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। किस बात का कर्जा है? गवर्नमेंट डेट है ना, प्रिंट नोट करते हैं, फेंक देते हैं मार्केट में। अमेरिका का डॉलर एक ऐसा डॉलर है दुनिया के हर कोने में चलता है, कोई और करेंसी ऐसी नहीं जो अपने बॉर्डर के बाहर चले जाओ, कनाडा का डॉलर लेके आओ, अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिकन डॉलर कनाडा में चलता है, अमेरिका का डॉलर एक ऐसा है कि जहां मर्जी आप चला लो, ठीक है। ब्लैक भी बहुत होता होगा? होता है, तो आप प्रिंट करो, 3 सेंट लगते हैं $100 का नोट प्रिंट करने, 3 सेंट कास्ट आती है। उसको आप अर्जेंटीना में भेजो, इंडिया में भेजो, इंडिया से $100 का सामान मंगवा लो, सोना मंगा लो, कोई चीज मंगा लो आप, तो हमारा क्या लगा? 3 सेंट। तो आप रूपी प्रिंट कर लो, उसे ले जाओ यूरोप में, कहीं नहीं लेगा कोई। तो ये इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं अमेरिका वाले, इतना प्रिंट कर रहे हैं नोट पिछले 24 घंटे। क्या घरों में मशीन लगा रखा है? घरों में तो नहीं, फेडरली प्रिंट करता है। अच्छा, तो हर कंट्री कर रही है। समझ गया। लोग कहते हैं अमेरिका पे कर्जा है, मैं कहता हूँ जापान के ऊपर 400% ऑफ द जीडीपी कर्जा है, चाइना के ऊपर 200% ऑफ द जीडीपी कर्जा है। इंडिया तो बहुत अच्छा है इस मामले में। हाँ, इंडिया थोड़ा ठीक है, लेकिन इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, बहुत इन्वेस्टमेंट आती है। इंडिया को लेके क्या माहौल होता है अमेरिकन का? देखिए 2 तरह के इंडियंस हैं वहां पे, एक तो जो मजदूरी करते हैं छोटे लेवल के, एक हैं सीईओज कंपनीज के, ठीक है ना। तो उनका और ही 2 इंडिया है वहां पे अमेरिका में, एक तो छोटे लेवल पे नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है ना, और एक फिर बिजनेसमैन ऊपर निकलते जाते हैं। मैं कई एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, वहां पे अनपढ़ लोग वहां पे गए मिलियनियर हो गए। ये मैं ब्रांड जिसका पहन रखा है मैंने, यंग एले, ये 2 बच्चे हैं आगरा के, 2 लड़के हैं आगरा के, ठीक है। वो अमेरिका में गए थे, मैं उनको मिला था, मेरे सन इन लॉ के दोस्त हैं। उन्होंने भाई साहब ऐसे शुरू किया था काम। आज 350 एम्प्लाई उनके लगभग वेयर हाउस में हैं, मल्टी मिलियनियर हैं, 2 बच्चे हैं छोटे, 28-29 साल के हैं जी। कपड़ों का ही बिजनेस है उनका, कपड़े 4-5 कंट्रियों से मंगाते हैं, सेलिब्रिटीज अमेरिका के उनके कपड़े एंडोर्स करते हैं, वो बेचते हैं अपने, उनका इतना ब्रांड बन गया अब उनकी यूरोप में भी, इंडिया में भी। अक्सर मैं देखा, पंजाबी फिल्मों में देखा मैंने, ये यंग एलए वाले लोग के पहन के आ रहे हैं, इतना बड़ा ब्रांड हो गया। और उन ऐसे अच्छे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, डाउन टू अर्थ बच्चे। मिले हो आप? अजी मिले, मेरा घर का काम है उनसे, घर वाली बात है। मेरे सन इन लॉ के लंगोटिए दोस्त हैं वो, तो जब भी हम जाते हैं कैलिफोर्निया अपनी बेटी को मिलने, तो उनके यहाँ हमारा दावत होती है, हमारे को बुलाते हैं घर पे। उनका जिम बना रखा है अपने एथलीट्स के लिए, उन्हें एथलीट्स है सेलिब्रिटीज अमेरिका के, वो उनका प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, एक नहीं 10, 20, 30 अमेरिका के सेलिब्रिटीज हैं। तो वो उनके बॉस हैं वो लड़के, क्यों? उनसे वो पैसा लेते हैं एथलीट, उनके शेयर होता है ना उनका।
तो अब तो इनका ब्रांड इतना बड़ा हो गया, इतना पैसा, इतना तरक्की करी, मतलब दिल खुश होता है, आशीर्वाद देता बच्चे। तो जब मैं अपना पॉडकास्ट करूंगा तो मैं उनको 2 बच्चों को जरूर मैं बुलाऊंगा। तो हम लोग भी चले अमेरिका स्टूडियो बिजनेस लेके डिजिटल। तो ये बात जैसे भी है, मतलब जैसे आप आईपीओ के बारे में सोच रहे हो, तो पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड बात आई या ऑन द रिकॉर्ड करनी चाहिए मुझे, कि मैं तो सोचता हूँ कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ये नैस्डैक में सीधे लिस्ट कराओ आप। नैस्डैक में चलो, ये नहीं कि मेरे को एक्सपीरियंस है कंपनियां कराने का, पर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप वहाँ पे इंडिया के नाम बिकता है आजकल तो इंडिया में, भाई अमेरिका में इंडिया का नाम बिकता है टेक्नोलॉजी में। जितनी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है अमेरिका की, सारों के सीईओ इंडियंस हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट और ये वो गूगल। तो भैया इंडिया का नाम इस टाइम अमेरिका में बहुत इज्जत से लिया जाता है, ऊपर वाले सेक्टर में। क्या बात, जिनको पता है, ट्रम्प साहब ने 2-3 इंडियंस अपने हाई पोस्ट पे अपॉइंट करें। ट्रम्प साहब सुनने में आता है कि इंडिया को पसंद नहीं करते। वो पागल है, ऐसा न्यूज़। हाँ, उसको पता नहीं चलता कब क्या कहना है। हाँ, एक दिन नहीं पसंद करता, दूसरे दिन पसंद करता है, मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली वो सच्चाई के साथ ही जाता है। भाई क्या हो क्या रहा है, फायदा क्या है, मुल्क के लिए फायदा क्या है। तो इंडियंस की इस टाइम नंबर 1 इज्जत है। क्या बात है अमेरिका में, क्योंकि इंडिया के आईटी के जो लड़के हैं ना यहाँ पे, सॉरी आईआईटी के जो लड़के पास आउट होके वहां पे अच्छी अच्छी पोजीशनों पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इंडिया का ऐसा नाम रोशन किया, ऐसा नाम रोशन किया है कि भाई साहब आने वाले 10-20 साल में इंडिया तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर इंडियंस का, इंडियन अमेरिकन का इतना कंट्रोल होगा कि आप हैरान रहे। अभी भी है, एक दिन में बदल रहा है चीजें। शानदार सर। इस चर्चा को हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी करेंगे। कितनी भी बातें करो कम नहीं होंगी। आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है बीइंग अ इंडियन कि हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है। बस अपने स्किल को ट्रिम करना है, अपने पावर को समझना है, अपने विल को समझना है। सही में इंडिया के दीवाने हैं सब। तो अपने को कमज़ोर मत समझो, अपने को लो मत समझो, लेकिन स्किल इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। जिस हिसाब से एरा चेंज हो रहा है, अगर आप चेंज नहीं हुए तो जीवन में कुछ नहीं पाओगे। रही बात, कोई भी कंट्री तब शानदार बनती है जब वहाँ पे प्रॉपर एसओपी, नियम, कानून और एक बदलेंगे तब अनेक बदलेंगे। तो ठान लेते हैं पहले हम आप बदलेंगे, देश यूं ही बदल जाएगा। बहुत अच्छी बातचीत रही जीएस पाजी के साथ, और जल्दी अमेरिका भी चलेंगे, वहाँ आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया आपसे बात की, दिल की सारी बातें आपके साथ खोल के की, और आपने बड़े प्यार से सुना, और आपके दर्शकों को ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी इस बात में। और जो मैं सोचता था कि आपके सामने बैठ के जो बातें करूँगा, तो अभी इस एपिसोड में पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन आगे से हम जो बातचीत करेंगे तो बाकी के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके दर्शकों के लिए एक ये जो बुक जिसके मैंने मेंशन किया, द सीक्रेट बुक, तो ये बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हरियाणा से निकल के अमेरिका में अपने सारी ड्रीम्स पूरे करने में इस बुक ने मुझे कामयाबी दिलाई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भी भारतवासी, मेरे भी जानने वाले, बहुत मिलियंस लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी इंडिया में, क्योंकि बहुत बुक ये बिकती है इंडिया में। तो मेरी एक इच्छा है कि आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हों, अपना डिस्क्रिप्शन नीचे डालें। मेरी इच्छा है कि मैं कम से कम 50 लोगों को, पहले 50 लोगों को ये बुक खरीद के उनके एड्रेस के ऊपर मेल करूं। आप इसको पढ़ेंगे, पूरी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको एक धार्मिक किताब के हिसाब से पढ़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सक्सेस की गारंटी देता हूं। धन्यवाद।